हालो 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 हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुहानी, अब्दुल्ला, जसवंत, रोहन, शुभम, हरु, शुभम, पुनीत, अन्वेषा, कैफ, विशाल, मुस्कान, रोशनी, अनाम, शिल्पा, आर्या, सजीदा, साकिब जी, स्वीट पॉइजन। क्या बात है, क्या मतलब घर वालों ने तुम्हारा नाम रखा है स्वीट पॉइजन। कह रहे स्वीट पॉइजन भाई। अमन, रोहित, श्वेता, श्रवण, सुमन, आयशा, शिखर, खुशी, अदीबा, आयुष। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है और मैं बढ़िया दिखाई दे ही रहा हूं, है ना। तो भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और आज लोग एकदम फुल फॉर्म में नजर आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज की रिएक्शन है बेंजीन की रिएक्शन, है ना। बेंजीन की कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि कॉमन है, कुछ कुछ एक आध नहीं आएगी। और आज जिस रिएक्शन पर फोकस करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका सवाल जरूर दिखेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पूरा फुल डिटेल में कवर करेंगे, फुल डिटेल में अपन कवर करेंगे अंकल। चले स्टार्ट करें। गुरुजी को बहुत बहुत नमस्कार। अरे क्या बात है, ऐसे सुबह सुबह लिख दे तो अच्छा लगता है। और बताओ कैसी चल रही तैयारी यार तुम लोगों की, है? तैयारी एकदम जोरदार चल रही है क्या? क्या लग रहा है आपको, अंदर से क्या भावनाएं आ रही हैं? बताइए क्या लग रहा है आपको, हो पाएगा सिलेक्शन? है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, जरूर होगा। धीमे धीमे छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम, और एक एक करके छोटे छोटे स्टेप्स जब मिलेंगे तो एक बड़ा स्टेप बनेगा जो आपको विजय दिवस पे बुलाएगा, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में ईएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एडिशन रिएक्शन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए भाई आइए। पहली रिएक्शन कल पढ़ चुके हो आप, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आज मैं आपको पीएसएस कराऊं तो आप ये सवाल बना लें। क्या करें? बना लें। रेड हॉट ट्यूब आयरन या कॉपर का ट्यूब होता है, 3 मोल की कपलिंग होती है, बेंजीन बन जाता है, ठीक है। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है तो फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? स्मृति कह रही डर लग रहा है। बेटा डर तो देखो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बस उसी डर से जो आगे निकल जाता है उसी को हम विजेता कहते हैं, है ना। चलिए आगे चलें। आइए, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए जरा। PHCOOH। अगर मैं आपके सामने बेंजोइक एसिड दे दूं और सोडा लाइम का डीकार्बोक्सिलेशन करवा दूं, तो मुझे बताओ, ये आपने अल्केन में पढ़ रखी थी, आप क्या करोगे? यहां से CO2 को खींच लोगे, CO2 उड़ा देंगे भाई साहब, PHH बन जाएगा, जिसको क्या कहते हो? बेंजीन कहते हो, है ना। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से आप बेंजीन बना सकते हो, ठीक है। अगर सवाल में आपको कुछ और खेलने आपके साथ तो आप भी खेल लेना। जैसे मान लो सवाल में आपके साथ ऐसा कुछ खेल दिया उन्होंने, तो डरने का नहीं, CO2 उड़ाने का। डरने का गाय को? अरे CO2 उड़ाने का यार। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे और CO2 उड़ जाएगी, तो अब यहां पर टॉलमिन बना देना, उसमें क्या है? डरने की थोड़ी बात है, CO2 उड़ती है ना, ठीक है। टेम्बा बबुम्बा कह रहे हैं मामा विजय दिवस पर आएंगे और बुआ जी को भी लाएंगे। भाई आपकी अगर बुआ जी ऐसी हैं कि जो आपके साथ आ जाएं आपके मतलब विजय दिवस पर, तो भाई मुझसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। मेरी तरफ से बुआ जी को 2 समोसे दूंगा मैं। ठीक है। लड्डू तो तुम लाओगे ही ना, वादा किया था तुमने विजय दिवस पे 5-5 किलो मिठाई लानी है तुम्हें। आइए जरा, CO2 उड़ा देंगे, क्लियर एकदम। और बताओ, कभी कभी लगता है ना कितनी आसान आसान रिएक्शन है। अभी ESR आने तो दो। अभी ESR तो आने दो। करें आगे चले? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यू एब्सेंट इन फिजिक्स क्लास, क्या हो गया भाई? मैं फिजिक्स क्यों पढ़ूंगा भाई? कह रहे यू एब्सेंट इन फिजिक्स। मेरी फिजिक्स भाई महा खराब थी। मेरी फिजिक्स इतनी खराब थी कि अगर कोई मुझसे उस समय बात कर लेता ना फिजिक्स में, तो मैं उसको केमिस्ट्री में सुनाया करता था 4-5।
मेरी फिजिक्स इतनी खराब थी कि क्या बताएं। सोचो, घर में मेरे सारे भाइयों की फिजिक्स बहुत अच्छी। मेरे बड़े भाई के जेई का जब पेपर हुआ था 2003 और 4 की बात है, 3-4 सेशन में, 2004 का सेशन था, 60 में से 58 नंबर आए थे उसके एडवांस में। भाई साहब उसी समय पिताजी ने बोल दिया था यार घर वालों को आईआईटीएन बनाना है, हमारे बच्चे इतना पढ़ते हैं। और फिर उनने मुझे देख लिया। मेरे 4 नंबर आए थे। फिर उनने मुझे देख लिया। सोचो, एक भाई के 58 नंबर आ रहे हैं 60 में से। सोचो एडवांस का जब वो लिखने वाला पेपर होता था, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, और एक भाई के 4 आ रहे हैं। समझ सकते हो किस लेवल पे खेल रहे होंगे घर वाले। ये कहानी है, ठीक है। तो ये मतलब घर वाले पहले ही समझ गए थे। लेकिन हाँ, मेरे केमिस्ट्री 72 आए थे, मतलब मैं जब दिया था उस समय ऑब्जेक्टिव हो गया था चालू। 2007-8 में ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया था, 6 के बाद पैटर्न चेंज हो गया था। तो मेरे 72 आए थे। मतलब मेरे फिजिक्स और मतलब केमिस्ट्री और मैथ में ओवरऑल नंबर अगर मिला लिए जाते तो 500 रैंक वाले से ज्यादा अच्छी रैंक आती है अगर मेरा फिजिक्स का कट ऑफ क्लियर हो जाता। क्योंकि मेरे फिजिक्स क्या कहते हैं, केमिस्ट्री और मैथ में ही इतने नंबर आ गए थे कि क्या बताएं। 72 नंबर केमिस्ट्री में मारना एडवांस में कमजोर बात समझते हो तुम? क्या बात कर रहे हो? आज के लड़कों के ना है 72 नंबर। ठीक है। लेकिन आप फिजिक्स में 4 नंबर, देखो स्लाइड भी 4 चल रही है, बता रहे हो? देख रहे हो, मतलब ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, 4 नंबर की स्लाइड चल रही है। चलिए आइए, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, पीएचओएच। भाई मैं सही बता रहा हूं, अगर मैं जीवन में मेहनत नहीं करता ना भाई, मुझे घर वाले दबा देते। घर में 3-3 आईआईटी है ना, मेरे सारे भाई आईआईटी है, सबसे बड़ा वाला डॉक्टर है, सोचो। सोचो इतना दबाव के साथ में आगे बढ़ा हूं। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। इतना दबाव, मेहनत नहीं करता ना भाई, लपेट देते घर वाले मुझे। चलिए, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ सोचो, एक आईआईटी कानपुर से है, एक एमजीएम इंदौर से है, एम्स दिल्ली से है, ठीक है, मतलब पीजी उसने वहां से करी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 2 आईआईटी खड़गपुर से हैं, और हम बेचारे 4 नंबर ला रहे हैं। तो घर वालों की उम्मीदें सोचो किस लेवल पे चली गई होंगी। आइए जरा, ZnO यहां रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। और क्या निकल जाएगा, ZnO। देखो, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ होती है, ZnO निकल जाता है, ठीक है। कह रहा है अब आप सबसे ऊपर हो गए। देखो समय की बात है ना, अगर आप पैरामीटर्स चेंज कर दें तो मैं बहुत आगे हूं, पैरामीटर की बात है ना। एजुकेशन मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जीवन मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हें पढ़ा तो रहा हूं मैं। बताओ, ऐसी खुश नसीबी किसी को नसीब होती है क्या? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैच पढ़ा रहा हूं मैं तो, ऊपर वाले से मतलब शुक्रगुजार। मैं डेली सुबह उठ के शुक्रगुजार करता हूं पीपीटी बनाते टाइम, कि ऊपर वाले ने मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैच मुझे दिलवाया है, बस यही है। ऊपर वाले की मेहरबानी रही है हमेशा, ठीक है। तो ये कहानी है। कम कम बात है क्या भाई? हम अपनी थाली में खाना पसंद करते हैं, दूसरे की थाली में क्या मुझे मतलब नहीं है। मैंने अपने जीवन का उसूल बना लिया, मैं अपने में खुश हूं, मेरे पास यकीन 2.0 के बच्चे हैं, बढ़िया मस्त। ठीक, बढ़िया। अगले साल विजय दिवस पर आएंगे, बढ़िया मस्त 5-5 किलो लड्डू लाएंगे। मेरा जीवन सफल, मुझे मीठा खाने की बहुत आदत है। ठीक है। चलिए आइए, चलिए अब कहानी थोड़ी, अब थोड़ी डेंस होने वाली है। यहां तक तो बहुत आसान आसान रिएक्शन थी, ठीक। जेडेनो निकल चुका है यहां पर। अब देखिएगा जरा, खेल यहां से चालू होता है। आइए जरा वापस आइए, बहुत बातें हो गई हैं, है ना। आइए जरा इधर। मतलब सच बता रहा हूं मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने सारे बच्चे पढ़ाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन में आप कितने ही पढ़ा सकते हो, मैं 10 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा था। आप कितने ही बच्चे पढ़ा सकते हो ऑफलाइन में। ऑनलाइन की शक्तियों का इस्तेमाल तो जो है 2020 से चालू हुआ है। तो आप इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से काफी बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, अच्छा लगता है भाई, यही तो जीवन है ना। मतलब जब यहां से जाएंगे ना, तब एक मतलब गर्व होता है ना, एक गर्व महसूस होगा अंदर से कि यार जब जा रहे हैं जीवन से तो लगेगा कि हाँ कुछ किया है, मतलब वो वहां उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं हम, है ना। तो अंदर से अच्छा लगता है, इसलिए खुश रहते हैं। चलिए आइए जरा,
अब इन्होंने क्या कहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, महा इंपॉर्टेंट, जी हाँ महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसका सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसका सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आइए जरा, तो क्या कहा गया है ध्यान से देखिए। एक बड़ा नॉर्मल सी बात है क्या, कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एडिशन नहीं देती। क्यों ऐसा होता है बताइए। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एडिशन नहीं देती है। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा। इन्होंने ये बोला है, देखना देखना समझना जरा बात को, कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, ध्यान से सुनिएगा बात, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एच निकलेगा, समझे, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एच निकलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, बेंजीन से एच निकाल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, बेंजीन से एच निकाल दिया, इलेक्ट्रोफाइल आया और एच चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आया और एच चला गया। अब ध्यान से सुनना, इनका यह कहना है कि एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता। अगर मान लीजिए मैं इसकी कोई एक एडिशन रिएक्शन मान लेता हूं, सपोज HX के साथ। अगर तुम HX के साथ इसकी रिएक्शन कराते, आप बोलते सर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जैसे आप अल्कीन में किया करते थे यहां भी कर दो, ठीक है। तो मैं पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक करा दूं, H को यहां जोड़ दूं, कैटायन यहां बना दूं, और इस कैटायन पर मैं X माइनस जोड़ दूंगा, तो मुझको ऐसा दिखेगा। लेकिन जब तुमने एडिशन रिएक्शन कराई तो एक बवाल हो गया यहां, देखिए जरा, एक बवाल हो गया। वो ये हो गया कि मालिक ये कंपाउंड जो है, देखिए जरा, ये sp3 हो गए, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो बेंजीन एरोमेटिक से पहुंच चुका है नॉन एरोमेटिक की तरफ। ठीक है, और इस रिएक्शन में कोई हीट वीट तो देते नहीं हो तुम, है ना। इसका मतलब यह है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि HX के साथ रिएक्शन तो नहीं होनी। क्यों? क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। इसलिए अगर तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोचते हो और एडिशन सोचते हो, तो मुझे एक बात बताओ, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती, लेकिन हां कुछ कंडीशन लगा दो, आप हीट वीट जबरदस्ती रिएक्शन करा दो तो कर देगी, है ना, जबरदस्ती रिएक्शन करवा दो तो कर देगी, लेकिन हां नॉर्मल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। तो एडिशन नहीं होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पहले भी एरोमेटिक था और पूरे जीवन भर एरोमेटिक रहेगा, आजीवन एरोमेटिक रहेगा ये, इसलिए यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्या ये बात आप समझ गए? रीजन आप समझ चुके हैं कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती, सब्स्टिट्यूशन दे देती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर एडिशन देगी तो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन देगी तो एरोमेटिक का एरोमेटिक ही रहेगा। अब आप ये बात मेरे से जानना चाहते होंगे कि सर इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसको लिखने के लिए पूरा नोट कर लीजिए, हेडिंग के साथ सब कुछ। मैं आपको 2 मिनट देता हूं। रिटर्न करना है क्या? बिल्कुल रिटर्न करना है, क्या बात कर रहे हो आप, रिटर्न करिए, कॉपी में रिटर्न करिए इसको। बोलिए भाई। मैं पहले भी एरोमेटिक था, अब भी एरोमेटिक हूं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिख लीजिए, रिटर्न कर लीजिए इसको, रिटर्न कॉपी में बिल्कुल लिखना है, मैकेनिज्म भी लिखनी है, सब लिखना ही है सर में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ESR में सब लिखना है। कह रहे हैं सर हो गया, क्या बात कर रहे हो गया, वाह यार, गजब। चले आगे। आपने कौन सी कॉलेज से पढ़ाई करी है बेटा? एक कॉलेज है HBTI कानपुर, इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट कॉलेज है, हारकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। अब तो खैर यूनिवर्सिटी बन गया है, हमारे टाइम पे कॉलेज ही हुआ करता था, बढ़िया कॉलेज है।
एक होता है ना कि आपका जो है जीवन में एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप मेहनत करते हो, तो मेरा वो टाइम था ड्रॉप ईयर वाला। 12th तक अपन कुछ नहीं पढ़ते थे 12वीं क्लास तक अपन कुछ नहीं करते थे, गेम खेलते रहते थे बस। तो 12th के बाद जो ड्रॉप ईयर रहा है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। उसी में हमने जो किया है वो किया है ना। 12th में किया, ड्रॉप ईयर में की गई मेहनत से हमें एक कॉलेज मिला। कॉलेज में एक बार चले गए ना, तो वहां समझ में आया कि अब करना क्या है ना। वहां समझ में आया कि करना क्या। और हमारे जीवन में ना हमारे बड़े भाइयों का बड़ा सपोर्ट रहा है, उन्होंने हमें बहुत सही डायरेक्शन दी है। सोचो आप, कई बच्चों को पता नहीं चलता, कॉलेज में पहुंच जाते हैं और कॉलेज में एकदम खो जाते हैं, वो उनको समझ ही नहीं आता क्या करना है। यूजुअली इंजीनियरिंग कॉलेज में ये होता है कि कॉलेज में बहुत ज्यादा तो पढ़ते नहीं है, एक रात पहले तैयारी करनी होती है एग्जाम की, वहां क्वालिफाई कर, मतलब पेपर होता है, पेपर में पास हो जाते हैं, बस पास होने के लिए होता है। लेकिन हमारे भाई ने हमको पहले बता दिया था कि पंकज यार, जो तुमको बनना है ना वो अभी से सोच लो, फर्स्ट ईयर से। तभी हमने सोच लिया था कि हमको तो देखो, हम जब ड्रॉप ईयर की तैयारी कर रहे थे ना, तो हमारे सर थे, है ना, मतलब हैं, थे क्या, हैं, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब मैं तो उनको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर मानता हूँ। कानपुर में पढ़ाते हैं सर, निर्मल सर हैं। और उनको देख करके मुझको लगा कि यार, मतलब वो होता है ना कि फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, मुझे लगा यार इन जैसा बनना है। तभी सोच लिया था कि पढ़ाना है। सोचो आप, एक टीचर जीवन कैसे चेंज कर देता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने एक टीचर खड़ा हुआ है तो हमने मतलब उनको देख करके, हम सोचो हमारे फिजिक्स में 4 नंबर पता क्यों आए थे? निर्मल सर की वजह से क्योंकि हम उनकी क्लास सुबह भी करते थे, शाम को भी। हमको वो इतने बढ़िया लगते थे पढ़ाते हुए, मतलब क्या बेहतरीन पढ़ाते थे। हम क्या, सुबह वाली क्लास तो अपनी वाली करते थे, दूसरी वाली क्लास में अपने दोस्त का आई कार्ड ले जाते थे, उसके आई कार्ड से एंट्री करते थे अभी निर्मल सर आए भी थे लास्ट ईयर मिलने के लिए, तब हमने उनको बताया कि सर हम आपकी 2-2 क्लास करते थे, सुबह वाली तो खुद की थी, शाम वाली दोस्त के आई कार्ड से तो, तो उनकी क्या 2-2 क्लास करने के चक्कर हम फिजिक्स नहीं पढ़ते थे फिर बड़ा मजा आता था, क्योंकि हम सुबह आइसोमेरिज्म पढ़ा करते थे, शाम को एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते थे, बहुत मजा आता था। तो तभी हमने सोच लिया था कि यार अपने को ना टीचर बनना है। तो फिर भाई ने जैसे ही बोला कि यार पंकज क्या करोगे, जो करना है अभी सोच लो, फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, टाइम खराब मत करो, कॉलेज में बहुत तेजी से निकलते हैं 4 साल। तो हमने कहा भैया अब हम पढ़ाएंगे। कह रहे कैसे पढ़ाओगे? मैंने कहा काकादेव में जाएंगे, डाउट वाउट क्लियर करेंगे। एक हमारा दोस्त जाता था, अमरीश पटेल नाम है उसका, तो उसने हमारी मतलब बात करवाई कि पंकज डाउट बताएगा डेली 1 घंटे आके शाम को। तो बढ़िया, कॉलेज के बाद, कॉलेज 4 बजे खत्म हो जाता था, बढ़िया 5 बजे पहुंच जाते थे, डाउट आउट सॉल्व करते थे। तो वहां से जो है कहानी शुरू हुई, समझ रहे हो। तो मतलब जीवन कहां से कहां निकल सकता है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जीवन कहां से कहां निकल जाता। देखो 12वीं तक कुछ नहीं पढ़ते थे, फिर ड्रॉप ईयर में आए, थोड़ा सा पढ़ना चालू करा, मजा आने लगा, फिर एकदम से मतलब सिलेक्ट तो हो ही गए, क्योंकि यूपीट्यूब में सिलेक्ट होना उतना मुश्किल भरा काम नहीं था, 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, है ना। कॉलेज में पहुंच गए, वहां से डायरेक्शन मिली। तो ये सब आपको ना मतलब गो विद द फ्लो, है ना, गो विद द फ्लो वाली बात है। चलते जाओ, बस जीवन में मेहनत करते रहिए। आइए जरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखो जरा। मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, बेंजीन के पास जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो कोई मुझे बता सकता है बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये देखो, ये मतलब तुरंत, जहां मतलब इतनी सीरियस बात चल रही, कह रहा मामी से कब मिले थे देखो मतलब यहां मास्टर तुमको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है मामी से कब मिले थे देखो आइए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से, इधर इधर, ये जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि अब मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोल दूं, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन को मैं न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखता हूं, इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसी, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। कह रहे सर आज बता ही रहे हो तो बता ही दो। बेटा पेपर है, डॉक्टर बनना है तुमको आइए जरा, अब मुझे एक बात बताओ, गोलू का मतलब क्या है? गोलू का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो होता क्या है यहां पर, होता क्या है, ये तीनों डबल बॉन्ड जो है इनमें लड़ाई चलती बहुत भयंकर, बहुत भयंकर लड़ाई, मतलब डंडे वंडे निकल आते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है।
तो कौन से पाई इलेक्ट्रॉन देंगे? भयंकर लड़ाई होगी, भयंकर भयंकर लड़ाई, डंडे वंडे निकल आए। तीनों पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे, हम इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों के पास शक्तियां बराबर है ना। तीनों पाई बॉन्ड के पास बराबर शक्तियां हैं, तो ये तीनों पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। तो पहले तुमको ऐसा लगेगा कि पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स मतलब पाई बॉन्ड का डोनेशन हो रहा है, इसलिए इसको पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, पहले तुमको ऐसा लगेगा कि पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा तुम्हें। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, क्या होगा? ऐसा लगेगा कि यार ये तीनों में ही लड़ाई चल रही है, तीनों ही जाएंगे एकदम दौड़ दौड़ के। होता नहीं है, होता नहीं है ऐसा। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में होता था, अगले दिन अपनी गली में सूर्य आई सब दौड़ते हैं एकदम, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए सब दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि सबके पास बराबर शक्तियां हैं, ठीक है, सब दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल किसी एक को ही चुनेगी, है ना। इलेक्ट्रोफाइल तो किसी एक को ही चुनना है, समझे बात को। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो गोलू का मतलब एक्चुअल में है क्या? पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये तीन तीन पाई बॉन्ड है ना। तो अब ये वाला पाई देगा, ये वाला देगा, ये वाला देगा। अब इलेक्ट्रोफाइल को चुनना है कि जब तीनों ही सेम है तो मैं किसी एक के पास चली जाती हूं, है ना। तो यहां क्या होता है, यहां क्या होता है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी किसी एक पाई बॉन्ड के साथ ही रिएक्शन दिखाओगे, दिखाओ कैसे? तो इलेक्ट्रोफाइल ने चुना कि भाई चलो इस वाले पाई बॉन्ड के पास हम चले जाते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, कैसा दिखेगा? ये दोनों कुर्बानी देंगे, कहेंगे ठीक है भाई तुम चले जाओ यार, तुम चले जाओ, कैसी बात कर रहे हो, तुम चले जाओ। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जोड़ूं, यहां जोड़ूं या यहां जोड़ूं? कहीं भी जोड़ लो आप। मान लीजिए आप इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ते हो, तो प्लस चार्ज कहां आएगा? इधर आएगा। देखिए भाई, अगर पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक हो रहा है, यानी कि तुम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ रहे हो, आप कैसे भी तोड़ लो कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर तोड़ लोगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिकल है ना, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर इस कार्बन ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसा बॉन्ड बना रखा है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बना रखा है? सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, ऐसा दिखेगा। क्या बन गया? यहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन गया, और इलेक्ट्रोफाइल ने क्या जोड़ा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं कार्बोनियम आयन कह सकता हूं, कार्बोनियम आयन कह सकता हूं। लेकिन यहां दिक्कत यह आ गई कि ये था एरोमेटिक, और ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल सिग्मा बना रहा था, एक एच भी है, तो ये sp3 हो गया। और अगर ये रिंग का कार्बन sp3 हो गया तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी। आप बोलोगे सर बन क्यों रहा है? बेटा बन इसलिए रहा ताकि बाद में एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा ये, है ना, एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा, तो ये स्लो रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद सेकंड स्टेप इसका होता है फास्ट, और होता क्या है, ये एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर। ध्यान से देखो जरा, ये H+ निकलेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो बॉन्ड बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई प्लस माइनस में टूट गया, इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ऐसे सोचने के लिए। तो आपका ध्यान से देखिए सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां आया? अरे भाई बेंजीन की सारी पोजीशन से मैं कहीं भी आ गया, ठीक है, बेंजीन की सारी पोजीशन से मैं, आप इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी लगा सकते हो। और देखो यहां से क्या निकल गया? H+। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे मेरा क्या फायदा? ये एरोमेटिक बन गया, देखो ये नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक बन गया। और ये स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS, ठीक है, समझे बात? क्या आप ये बात समझ गए? पहले इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जब यहां आता है तो sp3 हो जाता है नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये तुरंत एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेता है। ये रिएक्शन बहुत तेज होती है, ये रिएक्शन स्लो होती है। एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेता है तो अफोर्ड कर लेता है कि चलो ठीक है नॉन एरोमेटिक बना के हम एरोमेटिक बना लेंगे, हम यहां छोड़ेंगे नहीं। आप बोलोगे सर पीछे आपने बताया था कि सर नॉन एरोमेटिक नहीं बनता है। बेटा इसके बाद इसकी कोई चॉइस नहीं है कि ये एरोमेटिसिटी रीगेन कर ले, तो ये एरोमेटिसिटी रीगेन नहीं कर सकता, यानी कि नॉन एरोमेटिक पर रुक जाएगा, तो रोकना नहीं है ना, इसलिए तो बोला है कि ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये यहां रुक जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। सर ये रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक थोड़ी देर के लिए बनेगा,
लेकिन फिर ये वापस से एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए ये अफोर्ड कर सकता है कि हाँ नॉन एरोमेटिक वाले रास्ते से होते हुए हम एरोमेटिसिटी रीगेन करा लेंगे। ठीक है, क्या आप ये मैकेनिज्म समझे? आप बताइए कितने स्टेप की मैकेनिज्म है, साफ साफ दिख रही है आपके सामने, एक और एक, दो स्टेप, समझे? तो ये बहुत आसान मैकेनिज्म है इसकी। पहले आपको देखने को लगता है कि पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब रिएक्शन शुरू होगी तो कोई ना कोई एक पाई बॉन्ड से स्टार्ट होगी, तो रिएक्शन फिर ऐसे स्टार्ट होगी। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूं, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ ओपी पॉइंट्स लिखवाऊंगा, मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ ओपी पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, ठीक है, इंटरमीडिएट नॉन एरोमेटिक है, एकदम सही बात है, और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट एरोमेटिक होता है कि नॉन एरोमेटिक होता है, आपका आंसर होना चाहिए नॉन एरोमेटिक, ये सवाल भी हो सकता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर पिछले वाले में चॉइस क्यों नहीं हो सकती है? आप ध्यान से देखो, यहां से अगर तुम सोचो कि मैं यहां से H प्लस निकाल दूंगा, चलो आप सोचो जरा, आप सोचो सर H प्लस निकाल दूंगा तो यहां माइनस बनेगा, अब ये किससे जुड़ेगा? प्लस चार्ज है नहीं। आप सोचोगे सर मैं इसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करा के निकाल दूं तो वापस वहीं पहुंच गया, रिएक्शन थोड़ी हुई, बेंजीन बन गया दोबारा से, है ना? तो यहां कोई चॉइस नहीं है इसके पास, समझे बात? अगर तुम सोचते भी हो कि सर यहां का जो H है मैं उसको H प्लस में निकाल दूंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करा दो तो यहां माइनस आएगा, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर X निकालेगा, वापस बेंजीन बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन हुई कि नहीं, है ना? कुछ और बनना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा, समझे बात? चलिए तो ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको आराम से। कुछ तुम बोलो, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज द आरडीएस, एकदम सही, एकदम सही, कार्बोकेटाइन आरडीएस होता है, बिल्कुल सही बात है। यही सब बातें तो हमें याद आएंगी यही सब बातें तो हमें याद आएंगी, बस पेपर में याद आ जाएं अरेनियम आयन अभी आएगा, रुको जरा, ओपी पॉइंट में लिखवा देता हूं मैं, ये सारे के सारे ओपी पॉइंट में लिखवा देता हूं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। बेटा यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है ऑलरेडी। डन, बोलिए भाई, क्या लगता है तुमको? कह रहा रिकॉर्डेड है, बेटा इसको मैंने ना 2021 में रिकॉर्ड किया था, वो तो इंटरनेट बहुत स्लो था इसलिए अपलोड आज हो रहा है, बाकी 21 में रिकॉर्ड किया था, 3 साल के बाद, देख रहे हो आज, आज के दिन भी लेक्चर आज तरोताजा है, 21 का लेक्चर है ये, आज भी लेक्चर एकदम तरोताजा है ये चलू आगे बढ़ू? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? डन, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मुझे एक एक पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से लिखवाना है, आइए जरा पहले ओपी पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये रिएक्शन कितने स्टेप की है, बताइए, बताइए कितने स्टेप की रिएक्शन है? नंबर 1, 2 स्टेप रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट स्टेप यानी कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, देखिए जरा आप अपनी कॉपी में आपने लिख लिया ना, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज द आरडीएस, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक पे जा रहे हो, स्लो होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो पहला स्टेप होता है, ठीक है भाई साहब। तीसरा, कार्बोकेटायन
इंटरमीडिएट is a non-aromatic compound. पॉइंट नंबर 4, कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात पूछूं तो किससे स्टेबलाइज हो रहा है? कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन है उसमें, देख लीजिए आप जरा, देखिए जरा। अगर मैं इस कार्बोकैटायन पूछूं बताओ किस वजह से स्टेबल है, तो आप बता सकते हो ना, प्लस सिंगल डबल, है ना। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जो है वो किस वजह से आ रही है? रेजोनेंस की वजह से आ रही है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन नहीं, बेंजीन। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन। ऐसा क्यों बोला गया है मुझे एक बार बताओ। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा इसलिए कि मुझे एक बात बताइए, इन तीनों पाई बॉन्ड में से कोई ना कोई एक जाएगा रिएक्शन करने। तो अगर मैं यहां पर कोई ऐसे ग्रुप लगा दूं जो इनको उकसाएं कि जाओ भाई वो आ गई है, तो ये जी ग्रुप ऐसे हो जो इलेक्ट्रॉन देते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे इसकी, उकसा देंगे इसको, जाइए जाइए आ गई है वो, है ना। तो जी वाले रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, है ना, मतलब देने वाले, और खींचने वाले कम कर देंगे। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कहते हैं मत जाओ, और फिर बाद में खुद ही चले जाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कि मत जाओ, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्या करोगे जाके यार, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। और कुछ ऐसे होते हैं जाओ भाई, तुम्हारी और उसकी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और खींचने वाले खींच लेंगे, देने वाले बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे, अरे हम जा रहे हैं, अरे अभी जाते हैं, दौड़ लगाते हैं एकदम, है ना। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या आप मेरी बात को समझे? क्या आप मेरी बात को समझे? तो ये कुछ पॉइंट है, 5 यहां लिखे, छठा पॉइंट आगे बता रहा हूं मैं। ठीक है, 6th पॉइंट आगे बता रहा हूं। ठीक है। समझ गए, ये कहानी है। क्या आप मेरी बात को समझे? क्या आप मेरी बात को समझे? नोट कर लो इसको। ये सारी चीजें समझ लोगे ना तो सवाल करना बहुत आसान होते हैं इसके। ठीक है, बोलिए भाई। एक बच्चा कह रहा है सर पाई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। बेटा पाई कॉम्प्लेक्स आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ऐसा आपको लग रहा होगा कि पाई कॉम्प्लेक्स बने, लेकिन जब रिएक्शन शुरू हो तो आप पाई कॉम्प्लेक्स थोड़ी दिखाओगे, इलेक्ट्रोफाइल को किसी पोजीशन पे भेजोगे ना। तो वो रिएक्शन को हम दिखाते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू। इलेक्ट्रोफाइल सिग्मा बॉन्ड वहां बना रहा है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आप इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूं एक और पॉइंट है इसमें। ठीक है, क्या पॉइंट है वो ध्यान से देखिए। बेटा बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहां बैक बॉन्डिंग थोड़ी है, रेजोनेंस है। बेटा इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई सवाल अगर आपसे पूछेंगे तो इसके बीच के ये जो पॉइंट लिखे ना, इनमें से ही कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। लिखुन जाले, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डन, चलिए लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं वीलेंट इंटरमीडिएट। पॉइंट नंबर 6 लिख लीजिए, 5 हो गए, 6 लिख लीजिए। और ये जो वीलेंट इंटरमीडिएट है इसी को ही बोलते हैं अरेनियम कॉम्प्लेक्स। अरेनियम कॉम्प्लेक्स
या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बात है। आप बोलोगे सर इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटाइन बनता है, आप व्हीलन इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हो, है ना। इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटाइन बनता है। आप मुझसे यही सवाल पूछोगे ना कि सर कार्बोकेटाइन बनता है। जी हाँ, कार्बोकेटाइन ही है, बस इस कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस हाइब्रिड को हम व्हीलन इंटरमीडिएट बोलते हैं। है वही, कोई अलग बात नहीं है। ये जो लिखा है ना कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन ही है भाई। कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो उस हाइब्रिड का नाम है व्हीलन इंटरमीडिएट या अरेनियम कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन, ठीक है, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो कार्बोकेटाइन था इसके तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या, बताइए जरा। बिल्कुल बना सकते हो। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूंगा तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमको ऐसा दिखेगा, देखिए। और यहां शिफ्ट कर दूंगा तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, देखिए। अब इसके आगे थोड़ी जाएगा ये, देखो इसके आगे तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, तो अब इसके आगे नहीं जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देखो ना, ये प्लस हो गया, ये दो सिंगल बॉन्ड हो गए लगातार, तो अब यहां इसके आगे रेजोनेंस है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों से मिला करके, इन तीनों से मिला करके अगर मैं इनका हाइब्रिड बना दूं, इन तीनों से मिला करके इसका अगर मैं हाइब्रिड बना दूं तो उसको बोलते हैं हम अरेनियम कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या व्हीलन इंटरमीडिएट, ऐसे बना रहा हूं मैं। देखो मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां से चलना चालू करा, इधर से, देखना इधर से चलना चालू करा, यानी कि मैं पार्शियल बॉन्ड बनाऊंगा, और कहां तक गया, यहां तक गया, इस कार्बन तक, यहां से चला इस कार्बन तक गया, इधर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस जगह तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आ गया ना, तो अब इसके आगे थोड़ी काम चलेगा इसका, है ना। ये सारे sp2 हैं, देखो ये सारे sp2 हैं, ये वाला sp3 हो गया, तो अब इसके आगे थोड़ी रेजोनेंस होगा। और पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि यहां से यहां तक पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ, देखो यहां से चला पॉजिटिव चार्ज और यहां तक डीलोकलाइजेशन हुआ, ये वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि sp3 है। तो इसी का ही नाम होता है, इसी रेजोनेंस हाइब्रिड को हम बोलते हैं क्या, व्हीलन इंटरमीडिएट, ठीक है, या अरेनियम कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सर सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों नाम दिया आपने, आपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों नाम दिया, क्योंकि कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम रखने का यह तात्पर्य है यहां पर, ठीक है। वहां पाई कॉम्प्लेक्स क्यों बोला था, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा था, है ना। यहां मैंने सिग्मा नाम क्यों दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। व्हीलैंड इंटरमीडिएट है वही, कार्बोकेटाइन ही है, बस रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम व्हीलैंड इंटरमीडिएट या अरेनियम कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम है, ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं कि अरेनियम कॉम्प्लेक्स या व्हीलैंड इंटरमीडिएट में टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बता दीजिए, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 2 3 4 5, sp3 पूछ लें तो 1, ठीक है बेटा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा कि सर ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर चैप्टर में आएगी, ये हेलोअरीन में आएगी, ये फिनॉल में आएगी, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो आपके सिलेबस में है, हेलोअरीन्स में आएगी, ये आपकी फिनॉल में आएगी, ये आपकी बेंजल्डिहाइड में आएगी, ये बेंजोइक एसिड में आएगी, ये अमीन्स में आएगी, यही तो चैप्टर बचे हैं आपके आगे के, हर चैप्टर में ये रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। इसलिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, अरेनियम कॉम्प्लेक्स को। ला 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 ला। इजी भी है, बिल्कुल सही बात है खुशी जी, क्या बात है, खुशी खुशी समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। नोट कर लीजिए, लिख लो तो सूचित कर देना, और बस अब आप समझ चुके हो सारा खेल, हो गया बस, अब रिएक्शन खत्म, इतना समझ लिया ना, बस इतना ही था। अब मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल बताते जाऊंगा, आप मुझे आंसर बताते जाना, हो गया काम, समझ गए, ठीक है। डन, लिख लिया पक्का।
चलिए एक पॉइंट और बता देता हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ लो एक बार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मैं आपको इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं कि भाई जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है एनर्जी कैसे चेंज होती है। ठीक है, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा है तो आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरफ ले रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, और इस तरफ मैं एनर्जी लिख रहा हूं। आप बताओ कितने स्टेप की रिएक्शन है, कितने स्टेप की रिएक्शन है? 2 स्टेप की रिएक्शन है, और 2 स्टेप की रिएक्शन है और पहला स्टेप स्लो है, तो पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे वाले की कम होगी। हो गया काम। देखिए, पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे वाले की कम होगी। ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। देखिए, इसको बोलूंगा रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक, और ये रिएक्टेंट से लेकर यहां तक जो एनर्जी होती है, रिएक्टेंट से लेकर यहां तक जो एनर्जी होती है पीक की, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जानते हैं आप ये बात? सुना है आपने केमिकल किनेटिक्स में? तो ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पीक है, पीक, इस पीक को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, इसको ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये इंटरमीडिएट। देखो, ये जो पीक है ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट 1, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है, और जो पीक बड़ा होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि पहला वाला स्टेप आरडीएस है। ऐसे ही बना सकता हूं ना 2 स्टेप रिएक्शन के लिए। ये कहानी है, समझे? ठीक है, तो ये एक एनर्जी प्रोफाइल केमिकल काइनेटिक्स में भी आपने हो सकता है बनाया हो। 1 स्टेप रिएक्शन के लिए ऐसा होता है और 2 स्टेप रिएक्शन के लिए ऐसा होता है, अगर पहला स्टेप तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग है। अगर सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता तो ऐसा बन जाता, दूसरा वाला पीक बढ़ा देते अगर ऐसा होता तो। लेकिन खैर यहां पर फर्स्ट स्टेप ही आपका क्या है? रेट डिटरमाइनिंग है। समझे? सर ये ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझाता हूं। इसका मतलब है जब बॉन्ड बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं। देखो, जैसे आपने इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करवाई थी, ठीक है ना, तो यहां क्या हो रहा था, यहां क्या हो रहा था, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब रिएक्शन हुई तो आपने रिएक्शन करवाई थी यहां पर। देखिए जरा, क्या आपने ये बनाया था? आप पीछे अपनी कॉपी में देखिए, क्या आपने ये बनाया था? देखिए, ऐसा बनाया था ना आपने। अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में, ये आपका इंटरमीडिएट 1 है, इन दोनों के बीच में यहां पर बीच में बनेगी ट्रांजिशन स्टेट 1, जो कि कैसी दिखेगी? जब इलेक्ट्रोफाइल धीमे धीमे आ रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे जा रहे होंगे, यानी कि जब इनके दोनों के आंखें एक दूसरे से मिल गई होंगी। होता ना एक कि आपकी आंखें उनसे मिली, उनकी आंखें आपसे मिली, और वो जो आगे कहानी आप जानते ही हो, है ना। तो यहां H है, यहां इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल यहां आ रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, और टूट जाएगा तो ये हो जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा तो, समझे? अब आप देखें इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद आपने किया था, इसके बाद आपने बनाया था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनाया था? ये यहां बनेगी TS2, मतलब इससे और इसके बीच में TS2 कैसी दिखेगी? ये तो TS1 है, TS2 कैसी दिखेगी? अब यहां H निकलता था, सुनिएगा ध्यान से, TS2 ऐसी दिखेगी कि यहां से H निकल रहा है, ठीक है, और यहां बॉन्ड बन रहा है। देखो, पहले वाली ट्रांजिशन में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां क्या हो रहा है? ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। समझे बात? समझे? समझे क्या? ये कहानी है।
तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछ सकते हैं कि कितने स्टेप की रिएक्शन है, कौन सा इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये मतलब ये समझ लो वही होता है ना कि अगर नीट में उनको बहुत अच्छा सवाल पूछना हुआ कि उनका इच्छा कर रही कि नहीं यार हम पिछले 5 सालों से रेगुलर सवाल पूछते हुए आ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, वैसे तो सवाल उसी के आने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन मान लो ऐसा एग्जामिनर बैठ गया वो ये बोले कि अरे यार पिछले 5 साल से तो तुम यही सवाल दे रहे हो इनको, इस बार कुछ नया देते हैं, तो नए में वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तक जा सकते हैं। ठीक है, नए में एनर्जी प्रोफाइल तक जा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी, कितने इंटरमीडिएट बनेंगे, है ना, इसमें से कौन सी वाली ट्रांजिशन स्टेट हायर एनर्जी वाली है, तो TS1 हायर एनर्जी वाली है ना, TS2 लोअर एनर्जी वाली है, ये TS1 है, ये TS2 है। समझे, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा मतलब बहुत अच्छा। ठीक, ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप, मैं आपको ये पूरा लिखने के लिए 3 मिनट का समय दे रहा हूं, लिख लीजिए जरा। ला 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 ला, कह रहे क्या पता उनका मन इजी देने का, हाँ बिल्कुल, तो इजी वाले तो कर ही लोगे ना। कह रहे इजी देने का, इजी वाले तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रोफाइल दूंगा, बेंजीन दूंगा, चिपका देना, और क्या। ठीक है, वैसे उसी टाइप के सवाल आने की ही चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत वेरिएशन होते हैं सवालों में, अलग अलग रिएक्शंस होती है ना, नाइट्रेशन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, उसमें भी खूब वेरिएशन है। लिख लो तो सूचित कर देना मेरे को, मेरे को, मेरे को। रिटर्न कर लीजिए, रिटर्न, रिटर्न कर लीजिए, रिटर्न। कह रहे श्रीनगर आओ सर, बेटा इस बार क्या है क्लासें थोड़ी ज्यादा ही हो रही हैं तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से संडे को मुरादाबाद का कुछ प्लान बना है, वो भी नहीं बन रहा था, पास में है ना इसलिए जाके वापस भी आ जाएंगे, क्लास भी है संडे को। अरे बहुत लोड है इंसान के पास ठीक है, चलो आओ आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इसके एग्जांपल्स बता देता हूं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बता देता हूं, आप समझ जाओगे खेल, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बता दूंगा तो आप खेल समझ जाएंगे सारा। देखिए, नाइट्रेशन में आपको रिएजेंट क्या मिलेगा, आपको रिएजेंट मिलेगा चचा ये कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रोफाइल कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखें, HNO3 को ऐसे लिख लो और H2SO4 H प्लस देगा और HNO3 यहां लुईस बेस की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 के सामने इसकी शक्तियां कम हो जाएंगी। देखिए जरा, देखिए सर, HNO3 और H2SO4 में H2SO4 H प्लस देगा, हाँ क्यों, इससे ज्यादा अच्छा एसिड ये है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 इज ग्रेटर देन HNO3, तो H2SO4 H प्लस देगा, तो HNO3 हार गया, H2SO4 जीत गया, और जो जीत गया वो हारने वाले को सजा भी देगा, कहेगा HNO3 तुम बड़े शेर बनते हो दूसरों के सामने, मेरे सामने तुम लुईस बेस की तरह काम करोगे। बोलेगा ठीक है मालिक, आप जीत गए, आप अच्छे एसिड हो, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये कहानी है, H2SO4 HNO3 के सामने हाथ जोड़ लेगा, कहेगा जो आप बोलो वो कर देंगे हम, कहेगा तुम लुईस बेस। देखो HNO3 वैसे है तो एसिड, लेकिन ये इस रिएक्शन में लुईस बेस की तरह काम करता है क्योंकि H2SO4 ज्यादा अच्छा एसिड है इससे। बोलेगा मालिक ठीक है, आप जैसा बोले, तो ये बना लेगा ऐसा, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस, और ऑक्सीजन की इज्जत चली गई क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव अरेंजमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, अब खोई हुई इज्जत को वापस पाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, पानी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, और आपको एक तरोताजा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा NO2+। देखिए पानी भाग चुका है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। अब रिएक्शन में कुछ बचा नहीं है, रिएक्शन तो बहुत आसान है, मैकेनिज्म बस थोड़ी सी आपको समझने वाली थी, बाकी रिएक्शन बहुत आसान है। आप क्या करोगे बताओ,
मैं अगर आपको NO2 प्लस दे दूं जो कि कहां से आया है, इससे आया है ना, तो आप क्या बोलोगे, सर H हटाकर NO2 चिपका देंगे, खेल खत्म हो गया सब्स्टिट्यूशन। सर यहां से मैं H हटा दूं, देखो बेंजीन की सारी पोजीशन सेम है, कोई भी ले लो सारी पोजीशन सेम होती बेंजीन की, तो आप यहां से H हटा दीजिए, NO2 लाइए, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, है ना, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, समझे, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, हो गया काम। देखिए नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ये कहानी है इसकी, समझ गए। अब आपको यहां पर इसके अलावा अदर रिएजेंट्स और क्या दिख सकते हैं वो बता देता हूं। इसके अलावा अदर रिएजेंट क्या दिख सकते हैं वो देख लीजिए। अदर रिएजेंट में आपको मिल सकता है NO2 प्लस और BF4 माइनस, यहां तो चमकता हुआ दिख रहा है आपको, देखो NO2 प्लस चमकता हुआ दिख रहा है। आपको मिल सकता है NO2 प्लस ClO4 माइनस, यहां भी चमकता हुआ NO2 प्लस दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पता करना है बस आपको, ठीक है। आपको यहां दिख सकता है N2O5, N2O5 सॉलिड फॉर्म में ऐसे, और सॉलिड फॉर्म में N2O5 एग्जिस्ट करता है नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्मेट में, तब भी तुम्हें यहां NO2 प्लस मिल गया है, समझे आप। तो ऐसे भी रिएजेंट आपको दिख सकते हैं, NO2 प्लस आपको चमकता हुआ भी दिख सकता है, ठीक है। और अगर ये दिया है तब आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से NO2 प्लस प्रोड्यूस होता है, समझे बात, समझ गए। तो बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ और रिएजेंट्स आपको ऐसे दिख सकते हैं, ठीक, ये भी सेम काम करते हैं। NO2 प्लस देता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस है, तो NO2 प्लस क्या करेगा, बेंजीन से H हटा देगा, बेंजीन की सारी पोजीशन से कहीं से भी H हटा दो, नाइट्रोबेंजीन इज द फाइनल आंसर, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन इज द फाइनल आंसर, समझे खेल, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। और HNO3 यहां लुईस बेस की तरह काम करता है, और H प्लस कहां से आया, फ्रॉम H2SO4, ठीक है। इतने रिएजेंट कैसे याद रखेंगे, लिख लिख कर याद रखेंगे, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसको ये याद होंगे, सोचो जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसको ये रिएजेंट याद होंगे, यानी कि आपको याद होने चाहिए अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, समझे बात, सिंपल, लिख लिख कर आप याद करें, बार बार रिएक्शन को लिखें, एक पेज पर रिएजेंट लिख लें, सामने चिपका लें जब तक आपको याद ना हो जाए, ठीक है। आंख बंद करके शाम को बैठ गए 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 मिनट बैठ गए, आज सर ने क्या क्या रिएजेंट पढ़ाए थे, आंख बंद करके उसको ऐसे लिखना चालू करें, रिकॉल करें, है ना। और जैसे ही आप कुछ भूल जाएं तो ऐसे आंख खोल लें थोड़ी सी, इधर कॉपी खोल के रख लेना ना इधर, तो इधर ऐसे देख के अच्छा ये था, ऐसे कर ले, ऐसे सीखा जाता है यार, ठीक है। सपने थोड़ी आएंगे आपको कि इसमें ये कर दें वो कर दें, ऐसे नहीं होता, आपको बार बार लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते फिरते, बिल्कुल सही बात है खुशी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कितनी खुशियां हैं इस बैच में इस बैच में कितनी खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां चल रही हैं ठीक है, ठीक है, चलूं आगे, लिख लिया होगा आपने ये, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा हेलोजिनेशन, सेकंड रिएक्शन। हेलोजिनेशन में रिएजेंट क्या मिलता है आपको, आपको रिएजेंट मिलेगा X2 प्लस एनहाइड्रस FeX3, ठीक है, एनहाइड्रस मिलता है, क्योंकि हाइड्रस ले लोगे तो पानी के साथ X2 भी रिएक्ट कर लेगा, FeX3 भी रिएक्ट कर लेगा, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, आपको हेलोबेंजीन बनाना है, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे क्रिएट होता है, XX और FeX3 जो है वो एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, और XX जो है वो एक नॉन पोलर बॉन्ड है, ध्यान सुन लो, कौन सा है ये, नॉन पोलर है, इसके दिल में कुछ भी नहीं होता है, X2 के दिल में कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी के दिल में कुछ भी ना हो, अगर लुईस एसिड पास आएगा तो धक धक तो होगी, पोलरिटी तो क्रिएट होगी, है ना, धक धक होगी, पोलरिटी क्रिएट होगी। अगर ये दोनों दूर दूर हैं, अगर ये दोनों दूर दूर हैं तब तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके दिल में धक धक नहीं होती, नॉन पोलर है, कोई पोलरिटी नहीं है ना, एकदम नीरस जीवन है इसका। लेकिन लुईस एसिड जब इसके पास आएगा तो इसके दिल में होगी धक धक, मतलब पोलरिटी क्रिएट होगी। ये दोनों हेलोजन में से कोई एक डिसाइड करेगा कि सुनो
तुम पॉजिटिव रख लो, मैं नेगेटिव रख लेता हूं, पोलैरिटी क्रिएट होगी जब ये पास आएगा, और ये एक्स नेगेटिव निकल करके Fe को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन ये कब होगा? जब पास आएंगे तो, ठीक है, जब पास आएंगे तो। कोई कितना भी कह दे कि मुझे प्यार नहीं हो सकता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री की जुबान में कोई ये बोल दे कि मैं हमेशा नॉन पोलर रहूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई करीब आएगा ना तो अपने आप ही पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। ये ऊपर वाले का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, इंसान तो बहुत छोटी चीज है। ठीक, तो Fe(x3) जब पास आएगा तो इसमें पोलैरिटी क्रिएट होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe के पास जाएगा, तो ये बनेगा X प्लस। देखो, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा बहुत तेजी से, और ये बना लेगा FeX4 नेगेटिव। देखिए जरा, FeX4 नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? आरुषि कह रही है धीरे बोलो, मम्मी पास है। बेटा, जिन बच्चों के मम्मी पापा भी लेक्चर देख रहे हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि आप अन्य काम करें, घर के बहुत काम बाकी हैं। 11:56 का समय हो रहा है और ये 1 बजे तक खेल चलेगा। मतलब हमारा जो खेल है 12:45 तक चलेगा। तो आप थोड़ा बाहर धूप ले लें, या कुछ और काम भी रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मम्मी पापा आपके पास। आप लेक्चर देखेंगे तो हमको शर्म आ जाएगी फिर। हमको क्या, बच्चों को इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना सिखाना है। तो अब हम क्या करें, हम मतलब साम दाम दंडभेद सब लगाएंगे ना सिखाने के लिए। मास्टर तो मास्टर होता है ना, है ना, आप हमारी भावना समझ सकते हैं, है ना। चलिए आइए, तो यहां क्या है, X प्लस बन गया है। अब मुझे बताओ X प्लस क्या है? X प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, बताइए जरा। X प्लस क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। बस मिल गया, यही तो चाहिए था तुमको। तुम्हारा जीवन क्या ढूंढ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ही तो ढूंढ रहा है ना। तुम्हारा जीवन इलेक्ट्रोफाइल ही तो ढूंढ रहा है। अरे यार, बेंजीनवा क्या है? अरे बेंजीनवा न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, बेंजीनवा न्यूक्लियोफाइल है। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। मिल गया। देखिए, X प्लस क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। पूरी मैकेनिज्म डिटेल में पीछे खेल चुके हो तुम। तो क्या करना है अब आपको? डायरेक्ट करना है ना। H हटा करके X लगा दीजिए, तो हेलो बेंजीन बना सकते हो आप इसमें। आप इसमें हेलो बेंजीन बना सकते हो। ठीक है, आप इसमें हेलो बेंजीन बना सकते हो। और क्या निकल गया? H प्लस निकल गया। अच्छा, आपको ये ख्याल आ रहा है क्या कि ये H प्लस बाद में करता क्या होगा? है ना, ये H प्लस बाद में क्या करता होगा? ये जो दिख रहा है FeX4 नेगेटिव, देखो ये जो FeX4 नेगेटिव है, इसका X नेगेटिव H प्लस लेकर के HX बना लेगा, और ये बना लेगा FeX3। एक X निकल गया, तो वापस आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब ये किसी और हेलोजन के मॉलिक्यूल के साथ खेलेगा। ठीक है, ये कहानी है। लुईस एसिड का तो काम यही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें प्यार नहीं हो सकता, उनमें भी प्यार क्रिएट करवा देते हैं। समझ गए? तो ये लुईस एसिड का काम है, वो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन का खेल हो गया है। सर, इस रिएक्शन से कौन कौन से हेलोजन ला सकते हो? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए प्रेफर करते हैं। फ्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए नहीं करवाते हैं। आयोडोबेंजीन आप बना सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो जरा, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, फेवरेबल फॉर PHCl एंड PHBr। ये रिएक्शन फेवरेबल है PHCl एंड PHBr के लिए, फेवरेबल है ये। ठीक है, फॉर आयोडीनेशन, ध्यान से देखना जरा, फॉर आयोडीनेशन आप यहां पर रिएक्शन करवा सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना, आप आयोडीन के साथ, ठीक है, आप ध्यान सुनना, आयोडीन का तो बॉन्ड वीक होता है, तो ये आराम से I प्लस बना सकता है, इसमें कोई लुईस एसिड की जरूरत नहीं। लेकिन हां, एक चीज की जरूरत है, ये रिएक्शन अभी रिवर्सिबल है। देखिए, आयोडीन I प्लस दे देगा, और क्या निकाल देगा? HI निकाल देगा। अब ध्यान से सुनना, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे तुमने अल्केन में किया था, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। अगर रिएक्शन को तुम्हें सक्सेसफुली करवाना है तो HNO3 या फिर HiO3 डाल दीजिए। सर, इससे मेरा क्या फायदा? ये जो HI बनेगा ना, HI, ध्यान सुनिएगा, ये जो HI बनेगा ना, HI, ये HI HNO3 या HiO3 को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में, और आयोडीन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, HI होता है। तो HI जैसे ही बना वो रिएक्ट कर लेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। जानते हैं आप ये बात? और अगर मैंने HNO3 ले लिया तो आयोडीन प्लस NO2 वाटर बन जाएगा। देखिए जरा,
तो ये रिएक्शन आप करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, है ना, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, HNO3 और HiO3, है ना। और यहां लिख देता हूं मैं फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोल, हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोल। तो ये रिएक्शन में बहुत एनर्जी और हीट इन्वॉल्व होती है, कंट्रोल नहीं कर सकते आप रिएक्शन को, इसीलिए हम ये फ्लोरिनेशन के लिए बाज सीमेन रिएक्शन यूज करते हैं। हेलो एरिन्स में बताऊंगा आपको, ठीक है, हेलो एरिन्स में बताऊंगा, बाज सीमेन इसके लिए यूज करते हैं। समझे बात? क्या आप मेरी बात को समझ गए? चलिए, अब इसके और रिएजेंट क्या दिख सकते हैं, अदर रिएजेंट्स। सर अदर रिएजेंट्स क्या दिख सकते हैं आपको? सर अदर रिएजेंट्स आपको मिल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको मिल जाएगा X2 प्लस Fe। आपको सिंपल Fe भी दे देंगे, जैसे यहां तो FeX3 लिया, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या करेगा पता है, X2 प्लस Fe जो है वो आपको FeX3 बना करके फिर रिएक्शन करवा देगा। भाई X2 के कुछ मॉलिक्यूल FeX3 बनाएंगे और कुछ इसके बचे हुए मॉलिक्यूल X2 के फॉर्म में रहेंगे, तो वो X2 FeX3 ही एक तरीके से, ठीक है। तो कभी कभी आपको सिंपल Fe भी मिल सकता है, ठीक है, सिंपल Fe मिल सकता है, या आपको यहां इंटर हेलोजन कंपाउंड मिल जाएंगे XX डैश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन X डैश, है ना। जैसे IBr मिल जाए तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। आपको BrCl मिल जाए तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऐसा होगा। आपको ICl मिल जाए तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ऐसा होगा। जो पहले लिखा होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर देगा। यहां इस वाले का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, सिंपल X प्लस होगा। तो अदर रिएजेंट में आपको X2Fe दिख सकता है और आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड भी दिख सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं इंटर हेलोजन आ जाए तो। जो पहले हेलोजन लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और इंटर हेलोजन में खुद ही पोलरिटी होती है, तो यहां कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है ना। इधर इंटर हेलोजन में खुद ही पोलरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, तो यहां लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर एकदम बात, समझे? चलिए पूरी की पूरी कहानी आप नोट कर लीजिएगा 2 से 3 मिनट के अंदर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पूरी की पूरी कहानी आप नोट कर लीजिए 2 से 3 मिनट में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो PHCl और PHBr के लिए फेवरेबल होती है ये, है ना। आयोडीनेशन के लिए आप स्पेशल चीजें यूज कर लो, और फ्लोरिनेशन तो आप करवाते ही नहीं है, उसके लिए बाद सीमेन रिएक्शन अराइल हैलाइड में बताऊंगा मैं आपको, वहां आएगी वो। एक बच्चा कह रहा है सिर्फ X2 दिया जाए, तो बेटा ऐसा करेंगे नहीं, X2 के साथ आपको कोई ना कोई लुईस एसिड जरूर मिलेगा। ऐसा लिखा होगा X2 इन डार्क FeX3, X2 प्लस डार्क Fe, इस तरीके से लिखा होगा, मतलब कैटलिस्ट दिया होगा, है ना। समझे खेल? अभी अपन इसके सवाल भी करेंगे। सर Fe के अलावा कोई और कैटलिस्ट बिल्कुल ले सकते हो, AlCl3 ले तब भी हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। आप Fe के अलावा कोई और कैटलिस्ट ले सकते हो, लेकिन जो आपको दिखेगा वो मैं बता रहा हूं, Fe दिखेगा आपको। पहले मैं आपको सारी रिएक्शन एक बार बता दूं, फिर उसके बाद सवाल ही सवाल है इसमें, है ना। 10-15 मिनट में सारी रिएक्शन कवर करके फिर आधे घंटे सवाल करेंगे। लिख लो तो सूचित करना। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। बेटा एनहाइड्रस इसीलिए कि अगर मान लो तुमने यहां जल छोड़ दिया, पानी डाल दिया, तो दिक्कत में आ जाओगे। क्यों? X2 भी पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा और FeX3 भी पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, है ना। तो ये हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो आपका डिजायर्ड काम ही नहीं कर पाएगा ये FeX3। चलें आगे, डन हो गया, पक्का पक्का। आए हाय क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला देखिएगा सल्फोनेशन। देखिए
सल्फोनेशन में आपको रिएजेंट मिलेगा, आपको रिएजेंट मिल सकता है कंसंट्रेटेड H2SO4, आपको ये दिख सकता है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 को आप SO3 प्लस पानी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपको ये ना दे करके सीधे ही SO3 प्लस पानी दे दें, ये भी दे सकते हैं, सीधे डायरेक्ट ये दे दें, ये है तो इसको ऐसे लिख लो। आपको ओलियम दे सकते हैं, ओलियम क्या होता है, H2SO4 डिसॉल्व इन SO3, है ना, ओलियम दे दें तो भी आपको SO3 मिल जाएगा। ठीक, आपको फ्यूमिंग H2SO4 लिखा हो तब भी यही बात है ना, फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ही ओलियम होता है एक तरीके से, है ना, तो ये भी आपको SO3 प्लस H2SO4 लिख सकते हो आप इसको। तो अल्टीमेटली देखें जरा, इन सभी में आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, यहां कोई इलेक्ट्रोफाइल अलग से क्रिएट नहीं करना, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है SO3। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, बेंजीन पर SO3 लाओगे, और जब SO3 लाओगे तो SO3 माइनस जुड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब तुम कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल लाते हो तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो एनायनिक बनेगा, और यहां से H प्लस निकलता है। अब ये H प्लस को SO3 कैप्चर कर लेगा तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा। एक बच्चा अभी सवाल पूछ रहा है कि सर पिछले वाले में यहां X माइनस कहां जाएगा। बेटा वो जो H निकलता है ना, वो X माइनस X डैश माइनस को ले जाएगा, X डैश माइनस को वो H ले जाएगा, H X डैश बन जाएगा। ठीक है, यहां देखिए जरा, ये देखिए इस तरीके से होगा ये, तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक और बची है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर वो जो आपने बोला था कि कैटलिस्ट डार्क में दे दें, तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, लाइट अगर आ जाए ना तो फिर वो एडिशन रिएक्शन भी दिखा सकता है। वो कब पता चलेगा, अभी मैं एडिशन आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आप देखना कि लाइट में वो एडिशन रिएक्शन कर सकता है। इसलिए एडिशन से बचने के लिए, ESR कराने के लिए हम डार्क में रिएक्शन कराते हैं, हेलोजिनेशन, है ना। डन हो गया, चलूं आगे, चलूं आगे, चलूं आगे, चलूं आगे। आइए जरा, फिडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन है, अल्काइलेशन रिएक्शन और असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए अल्काइलेशन में आपको रिएजेंट क्या दिखेगा। सर अल्काइलेशन में रिएजेंट दिखेगा RX प्लस एनहाइड्रस AlX3, ये दिखेगा। और ध्यान से देखिएगा AlX3 का क्या काम है, अब ये कैटलिस्ट है तो RX के साथ AlX3 रिएक्ट करेगा, और आप जानते हैं ये पोलरिटी तो यहां है ही, तो ये बॉन्ड टूट करके R प्लस दे देगा और AlX4 माइनस बना देगा। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें तो पोलरिटी थी तो आपको AlX3 की जरूरत क्यों पड़ी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए डाला इसने फ्रीडल क्राफ्ट ने, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी और क्या। और R प्लस जो बना उसमें रीअरेंजमेंट सोच लेना, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और रीअरेंजमेंट कराने के बाद आप बेंजीन पर रीअरेंज्ड कैटायन लाओगे, जो रीअरेंज होगा R प्लस का रीअरेंज कैटायन जो होगा वो ला करके आप सब्स्टिट्यूशन करा दीजिएगा। ठीक है, और जो H निकलेगा वो AlX4 माइनस के पास जाकर के वहां से HX और AlX3 बना देगा। ठीक है, ये कहानी है। सर इसके अलावा और रिएजेंट क्या दिख सकते हैं आपको, अदर रिएजेंट्स। अदर रिएजेंट में हर वो स्पीसी दिख सकती है जो कार्बोकेटाइन बनाती है, हर वो स्पीसी जो कार्बोकेटाइन बनाती है, जैसे ROH के साथ H प्लस दिख जाए, H2SO4 HF, मतलब H प्लस देने वाला सोर्स मिल जाए आपको, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ये बना लेंगे ROH2 प्लस और पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा R प्लस। तो हर वो स्पीसी जो कार्बोकेटाइन बनाती है, जैसे अल्कीन मिल सकती है आपको, अल्कीन के साथ H प्लस मिल जाए आपको, देखिए जरा, तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस पर अटैक करके कार्बोकेटाइन बना देंगे, मतलब कार्बोकेटाइन बनाने वाली स्पीसी आपको मिल सकती है। ठीक है, और ये H प्लस कहां से आएगा, कोई एसिड डाल रखा होगा इन्होंने। ठीक है, वैसे तो आपको ये रिएक्शन दिखेगी, लेकिन इसके अलावा ये रिएजेंट भी मिल सकते हैं क्योंकि ये भी कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ठीक है, तो हर वो रिएजेंट जो कार्बोकेटाइन बनाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन दे सकता है। अल्कीन के साथ H प्लस,
एल्कोहल के साथ H+, ये कार्बोकेटाइन बनाते हैं। वैसे आपको ज्यादातर ये मिलेगा RX प्लस एनहाइड्रस AlX3। और आप R+ में रीअरेंजमेंट सोचेंगे और रीअरेंज होने के बाद आप चिपका देंगे। अभी आप सवाल करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा, है ना? सवाल करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। नोट कर लीजिए, एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं, असाइलेशन, और फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा आपको, इसमें पॉसिबल है तो करा देंगे। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नोट्स और डीपीपी इनफ है? यस यस यस। अभी आप मेरे साथ चलते जाइए, है ना? जब तक आपका सिलेबस नहीं होता तब तक आपको जो करना है बस वही करिए। इसलिए हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने को नहीं दे रहे हैं। हम आपसे बस इतनी उम्मीद करना चाहते हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़िए। समय आएगा, हर चीज का समय होता है ना? अभी से मैं आपको सारी चीजें पटक दूं आपके सामने और आप बोलो कि सर क्या करूं, ये करूं, ये करूं, फैल जाओगे फिर आप, है ना? फिर आप फैल जाओगे। फैलना नहीं है, आराम से चलो, ठीक है? आपको क्या चाहिए एग्जाम में? ऑर्गेनिक के सारे सवाल सही होना ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, बस जैसा चलता है चलने दो। अभी आप सिलेबस को कवर करिए, इसके साथ में डीपीपी होमवर्क वगैरह करते रहिए, ठीक है? अलग से क्या करना है जब मैं बताऊंगा, है ना? वो मेरे ऊपर है, ठीक है? डन है? डन है? सब सब होगा, सब होगा। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना। अभी बस आप पढ़ तो लो पहले। सर हमको ये भी करना है, ये भी। सर बुक बता दो कौन सी करें, सर ये बता दो कौन सी। सब होगा, अपन है ना, सब करेंगे अभी। चलिए फिडल क्राफ्ट असाइलेशन में देखिए, रिएजेंट यहां क्या होता है? आपको यहां रिएजेंट मिलेगा, एसिड क्लोराइड मिल सकता है या एनहाइड्राइड मिल सकता है ना? जैसे RC डबल बॉन्डो Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 मिल जाए, ठीक? या इसके अलावा आपको यहां दिख सकता है एनहाइड्राइड, ठीक है? RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्ड R प्लस एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस क्यों लिया, हाइड्रस क्यों नहीं लिया? अगर हाइड्रस वगैरह ले लोगे तो यहां पर ये कुछ रिएक्शन करके क्लोराइड को हटा के एसिड बना देगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोलिसिस करके कुछ और बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना? ठीक है, तो इसलिए आपकी डिजायर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये क्या देंगे बताओ? देखिए अगर तुम ये रिएजेंट लेते हो तो ये माइनस ये प्लस, समझ रहे हो? मतलब ये यहां जाएगा, ये ले रहे हो तो ये यहां जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल तुमको ये मिल गया। अब RC डबल बॉन्डो प्लस ये मिल चुका है और RC डबल बॉन्डो प्लस यहां भी सेम ही मिल चुका है ना? तो आपको यहां पर जो कार्बोकेटाइन मिलेगा उसकी बीवी है, देखिए कार्बोकेटाइन की बीवी है, और बीवी है यानी कि नो रीअरेंजमेंट। ये बड़ा मस्त काम हो गया, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा अंकल तो मुझे एक बात बता दो, बहुत आसान रिएक्शन बन गई है। तो आप क्या लाओगे, इलेक्ट्रोफाइल लाओगे, ठीक, और सीधे चिपका दोगे, कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं क्योंकि बैक बॉन्डिंग से स्टेबल था ये, ठीक है? सर अदर रिएजेंट में क्या मिल सकता है? आपको ऐसा रिएजेंट मिल सकता है जो कार्बोकेटाइन क्रिएट करता हो, असाइल वाला। तो इसमें आपको अदर रिएजेंट में ये दिख सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ H+ दे दे, मतलब इसके साथ कोई एसिड दे दे ताकि ये प्रोटोनेट होकर के पानी निकाल दे, है ना? और आपको क्या मिल जाए, R+ मिल जाए, RCO+ मिल जाए। देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ऐसा बना दे, भाई ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा और ये असाइल कैटायन बना देगा। तो हर वो स्पीसी जो असाइल कैटायन बना सकती है वो ये रिएक्शन देगी, ठीक है? आपको वैसे तो ज्यादातर ये दिखेगा, इसके अलावा ये चॉइस है और फिर उसके बाद ये, ठीक है? ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ये कहानी थी आपकी। अब हम कुछ सवाल करेंगे ताकि आपके जीवन में थोड़ा उत्साह और उमंग दोनों चीजें आए, है ना? सवाल कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? नोट कर लो पहले से, फिर करेंगे सवाल। पहले आप नोट कर लीजिए फिर सवाल करेंगे। तो ये सारे के सारे रिएजेंट कर क्या रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल। मनीष कह रहे हैं सर एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं,
लेकिन अगर आ जाए तो कार्बोकेटाइन जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला ले लेना, है ना, स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप जानते ही हैं। चमक गया। ठीक है, चलिए सवाल करने के लिए पहले कुछ नियम बता देता हूं। ठीक है, क्या नियम है? अच्छा, इससे पहले एक चीज और लिख लो आप यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट क्यों नहीं देता। ध्यान सुनो, अगर मैं बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दूं, जैसे ये लगा दूं, बेंजीन के ऊपर मैंने NH2 लगा दिया, अब ध्यान सुनना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट में कोई भी करा लूं, ठीक है, मैंने मान लो, चलो अल्काइलेशन समझा रहा हूं, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया मैंने यहां पर, मान लो, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी होती है, ध्यान सुनिएगा क्या कहानी होती है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, क्यों नहीं देता है? होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि सर इलेक्ट्रोफाइल मिलना चाहिए था यहां, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों बेटा? ध्यान सुनो, ये एक लुईस बेस की तरह काम करने लगता है, और AlCl3 लुईस एसिड होता है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट की बजाय पता क्या करने लगते हैं? आपस में खेल लेते हैं, ये आपस में ही खेल लेते हैं, इनको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। इनको फ्रीडल क्राफ्ट करना चाहिए था, लेकिन इनको पुराने दिन याद आ जाते हैं कि भैया हम लुईस बेस थे, तुम लुईस एसिड थे, याद करो वो दिन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट देने की बजाय ऐसे खेलने लगते हैं। देखिए देखिए, NH2 और AlCl3, ये माइनस और ये प्लस। और अब आप मुझे बताइए, क्या आपने इन ग्रुप्स के बारे में कभी सुना है? NR3+, NH3+, NF3+, ये सब ग्रुप जानते हो आप? तो उसी टाइप का ही ग्रुप ये है। और ये ग्रुप क्या होते हैं? ये ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसी की ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये वाला ग्रुप, है ना। तो ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो ये पता क्या करेगा? ये बेंजीन की सारी शक्तियां कम कर देगा। भाई ये बोलेगा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, ध्यान सुनना, ये बोलेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन दो भाई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा खींचेगा, ये खींचेगा। तो यहां पर क्या करेगा कि बेंजीन की सारी शक्तियां खत्म, बेंजीन को एकदम तहस नहस कर देगा, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि ये रिंग जो है वो हाईली डिप्रेस्ड हो जाएगी, मतलब हाईली डीएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब इसके जीवन में कुछ नहीं बचा, एक्टिवेट। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की बात ही नहीं सुनेगा, कहेगा अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा जीवन में, है ना। ये क्या बोलेगा बेंजीन? कोई इलेक्ट्रोफाइल मान लो इसके पास आता भी है तो बोलेगा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, यहां जो लगा हुआ है उसने भाई साहब हमारी सारी शक्तियां खत्म कर दी। तो ये हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग बन गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसकी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग, अब ये किसी की सुनेगा नहीं, है ना। इसीलिए यहां पर आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। महराज कह रहे हैं बेंजीन भी लाइक हमको जिंदा जोड़ो। बिल्कुल सही, बेंजीन यही आवाज लगा रहा है, इससे यही कह रहा है कि भाई थोड़ा बहुत तो छोड़ो, तो मान ही नहीं रहा है, कह रहा भाई सारा खींचेंगे हम, ठीक है। तो ये हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग हो जाएगी, ये सुनेगी नहीं किसी की बात। डीएक्टिवेट का मतलब क्या है? ये बात ही नहीं सुनेगी। ऐसा होता ना, एक्टिवेट मतलब आओ हम रिएक्शन करें, डीएक्टिवेट नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, है ना, ये कहानी है, ठीक है। ये कहानी है, समझे? समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल होता है क्या बताएं। अगले साल आपका अगर फ्रीडल क्राफ्ट से सवाल पूछना हुआ तो यही सवाल पूछेंगे असर्शन रीजन में, असर्शन रीजन में सवाल बनाएंगे ये, है ना, ठीक है। चलिए भाई, अब आपको सवाल से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर आप सवाल कर पाओगे सारे, है ना। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। बेंजीन में क्या होता था बताना जरा, बेंजीन में कहीं भी लगाओ, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आप कहां लगाओगे? बोलोगे बेंजीन की तो सारी पोजीशन सेम है, तो बेंजीन में कहीं भी लगा दीजिए, आप कहीं भी लगा दीजिए एच हटा करके, है ना। लेकिन अगर मैं यहां कोई ग्रुप लगा दूं तो अब ये ग्रुप डायरेक्ट करेगा, सुनो ध्यान से, रिएक्शन होनी थी किसकी? रिएक्शन होनी थी किसकी?
इलेक्ट्रोफाइल की, किसके साथ? बेंजीन के साथ। रिएक्शन किसकी होनी थी? इलेक्ट्रोफाइल की बेंजीन के साथ। तो यहां कुछ नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी चला जाता है। लेकिन अब बेंजीन की गर्दन ग्रुप के कब्जे में है ना। अब बेंजीन की गर्दन ग्रुप के कब्जे में है। ग्रुप बताएगा कि बेंजीन की किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जाना चाहिए। यहां तो कोई ग्रुप था नहीं, बेंजीन एकदम आजाद था। बेंजीन आजाद था। बेंजीन बोलता है 6 पोजीशन मेरी बराबर है, इलेक्ट्रोफाइल जहां तुम्हारी इच्छा वहां चले जाओ। लेकिन अब यहां प्लस एम ग्रुप मान लो पहले से कोई लगा दिया मैंने, तो बेंजीन की गर्दन जो है वो प्लस एम के कब्जे में है। अब प्लस एम क्या करेगा, मुझे बताओ। प्लस एम वाले ग्रुप क्या करते थे? प्लस एम वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर माइनस क्रिएट करते थे। याद करें जरा, रेजोनेंस की वजह से प्लस एम वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर माइनस क्रिएट करते थे। रेजोनेंस करेगा अगर प्लस एम, तो ऑर्थो पैरा पर माइनस आएगा। तो अब प्लस एम वाला ग्रुप पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो? इलेक्ट्रोफाइल बोलेगी एकदम बढ़िया। तो प्लस एम अब इसको डायरेक्ट करेगा। प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल जो आ रही है इसको डायरेक्ट करेगा कि तुमको कहां जाना है। प्लस एम बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए नेगेटिव क्रिएट करके रखा हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए नेगेटिव क्रिएट करके रखा हुआ है। ऑर्थो पे भी है नेगेटिव, पैरा पे भी है नेगेटिव, जहां तुम्हारी इच्छा वहां जाओ। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगी ठीक है, हम ऑर्थो पे भी जाएंगे, पैरा पे भी जाएंगे, है ना। हमको ऑर्थो पे भी जाना है, और मैंने सुना है प्लस एम तुमने पैरा पे भी चार्ज क्रिएट करा है। प्लस एम बोलेगा यस, तो ये पैरा पे भी जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल दोनों जगह जाएगी, प्लस एम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा। सर मेजर माइनर कौन सा होगा? बहुत आसान बात है, पैरा मेजर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर से। यहां क्या लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर पैरा मेजर। लेकिन कुछ जगह पर ऑर्थो मेजर होता है। कब? ऑर्थो मेजर तब होगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई उसकी स्टेबिलिटी का भी तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। ऑर्थो मेजर क्या होगा? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्ड बन रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, है ना। इंट्रामोलिकुलर H, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से वैसे पैरा मेजर होता है, लेकिन ऑर्थो भी मेजर हो सकता है। ऑर्थो मेजर कब होगा? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑर्थो मेजर, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा मेजर। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑर्थो मेजर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा मेजर, ठीक है। इनका कहना है कि शुभम कह रहे हैं कि सर मेटा क्यों नहीं जा सकती इलेक्ट्रोफाइल? बेटा मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है ना। देखो प्लस एम क्या कर रहा है? प्लस एम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। प्लस एम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किस वजह से दे रहा बताओ? प्लस एम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो ये माइनस यहां क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल को तो ये चाहिए ना कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला आए कोई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ये पोजीशन है भाई, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा, है ना। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, प्लस एम क्या कर रहा है? ऑर्थो पैरा पर माइनस क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल देखेगी भाई कहां ज्यादा डेंसिटी है, तो ऑर्थो और पैरा पर है। मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी नहीं रही है, क्योंकि प्लस एम मेटा पर काम नहीं करता, ठीक है। ठीक है, मेटा पर कोई चार्ज थोड़ी आ रहा है। आइए जरा अगला एग्जांपल देखिए। अगर मैं यहां पर माइनस एम ग्रुप लगा दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां पर माइनस एम ग्रुप लगा दूं तो माइनस एम ग्रुप का क्या काम होता है बताइए जरा। माइनस एम और इलेक्ट्रोफाइल के बीच वार्तालाप होगा। इलेक्ट्रोफाइल पूछेगी हाँ भाई माइनस एम कहां जाऊं मैं, तो माइनस एम इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा। माइनस एम बोलेगा देखो इलेक्ट्रोफाइल मैंने ऑर्थो पोजीशन पर प्लस क्रिएट कर रखे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगी अरे यार माइनस एम तुम बहुत बेकार आदमी हो। यहां तो इलेक्ट्रोफाइल इससे खुश है, क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहां माइनस बन रहा है, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल के मजे ही मजे, मजे ही मजे हैं। यहां तो मजे ही मजे इलेक्ट्रोफाइल के कि भाई मस्त नेगेटिव चार्ज मिल गया। अब इलेक्ट्रोफाइल ने जब माइनस एम से पूछा हाँ भाई माइनस एम बोलेगा मैंने तो देखो प्लस क्रिएट कर रखा है, माई लाइफ मा रूल ठीक है। माइनस एम बोलेगा मा लाइफ मा रूल, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, रेजोनेंस की वजह से खींचते हैं, तो हम तो प्लस चार्ज क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगी अरे यार मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है
और इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तो अब देखो रिलेटिवली मेटा पोजीशन कम से कम न्यूट्रल तो है। देखो ना, यहां प्लस चार्ज आ रहा है और मेटा चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों पोजीशन सेम है मेटा, है ना? तो रिलेटिवली मेटा पर डेंसिटी ज्यादा है कंपेरिजन टू ऑर्थोपैरा। न्यूट्रल है ना वो, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगी अरे यार चलो कोई बात नहीं, न्यूट्रल पे चले जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को बहुत मजा नहीं आएगा यहां पर। मजा कहां आ रहा है? यहां पर। यहां मजा है, यहां सजा है। माइनस एम ने इसको सजा दे दी है, क्योंकि माइनस एम ने क्या काम किया है? ऑर्थोपैरा पर प्लस क्रिएट कर दिया भाई। इलेक्ट्रोफाइल बोलेगी अरे यार माइनस एम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, बहुत बेकार आदमी हो तुम, है ना? बहुत बेकार आदमी हो तुम। तो इलेक्ट्रोफाइल इससे दुखी है, इलेक्ट्रोफाइल इससे खुश है। प्लस एम, इलेक्ट्रोफाइल माइन, अरे यार माइनस एम यार, गलत बात है, ठीक है? तो यहां तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो यही मेजर बनेगा हमेशा, है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानता है? प्लस एम की बात मानता है, ठीक है? अगर कभी तुम्हें सवाल मिल जाए जिसमें एक ही रिंग पर दोनों ग्रुप लगे हो, सुनना ध्यान से, तुमको ऐसा सवाल मिल जाए एक ही रिंग पर, बेंजीन रिंग पर दोनों ग्रुप लगे हो, प्लस एम भी लगा हो माइनस एम भी लगाओ, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा? इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा बताओ? बोलो 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 बोलो। इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा? मैं एक ही रिंग पर दोनों लगा दूं, बताओ किसकी बात मानेगा इलेक्ट्रोफाइल? प्लस एम, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बस 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 बस, अरे बस करो रे, हाँ समझ गए समझ गए, बस बस। प्लस एम की बात माने क्योंकि यहां मजा आता है, इसको यहां सजा मिलती है इसको, ठीक है? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, अब आप एकदम तैयार हैं सवाल करने के लिए। अब आप एकदम तैयार है, अब आप एकदम तैयार है सवाल करने के लिए। डन छे, लिख लो, तो अब आते हैं आपके पास हम सवाल लेकर के। ना जाने कैसा एहसास है। डन, करूं स्टार्ट? चलिए भाई, आइए अब मैं आपको कुछ सवाल कराना चाहते हैं। चलिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, टॉलविन ऑन फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब CH3 आ रहा होगा, ऑर्थोपैराजाइलिन देता है। देखिए, पहले आप मुझे रिएक्शन करके बताइए, मैं आपके लिए रिएक्शन लिख देता हूं। इनका कहना है कि टॉलविन की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? CH3Cl, मिथाइलेशन मतलब CH3Cl लाओगे, एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट है ना? तो इनका कहना है क्या ये बनेगा? सोचो जरा। आप बोलोगे सर आपने तो प्लस एम माइनस एम बताया। बेटा, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच, बात बराबर ही है ना? जो काम प्लस एम करेंगे वो काम प्लस एच करेंगे, जो काम माइनस एम करेंगे वो काम माइनस एच करेंगे, ठीक है? तो इनका कहना है कि ऑर्थो पैरा बनेगा। आप तो इसमें यहां तक बता सकते हो कि पैरा मेजर होगा, लेकिन इनका कहना है कि दोनों बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, पैरा मेजर होगा, ठीक है? क्या कहना है? CH3 ग्रुप बॉन्डेड टू बेंजीन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिल्कुल सही। कारण लिखना हो तो क्या लिखोगे? ड्यू टू प्लस एच। अगर रीजन एक्सप्लेन करोगे, प्लस एच की वजह से, जो काम प्लस एम करता है वो काम प्लस एच करता है, ठीक है? और जो काम माइनस एम करता है वो काम माइनस एच करता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है इसमें। तो दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगला बताइए जरा, इसकी रिएक्शन कराना है, एम्स 2018 का सवाल है। इसकी रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन इनटू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। बताइए, ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? ट्राई 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 ट्राई, बोलिए भाई, ट्राई करिए जरा। मेटा पर नहीं लगेगा पूर्वी। CH3 जो है वो प्लस एच होता है, प्लस एच मतलब प्लस एम जैसा, है ना?
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो प्लस एम वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, माइनस एम वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना। आपकी इच्छा वहां लिखने की तो लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं क्या कि प्लस एम वाले ग्रुप जो हैं वो ओपी डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं कि तुमको कहां जाना है, और माइनस एम वाला मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। और जो काम प्लस एम करता है वो प्लस एच करता है, जो काम माइनस एम करता है वो माइनस एच करता है, ठीक है। इंडक्टिव का कोई काम नहीं, यहां पर आंसर निकालने में काम नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन में काम है ना, वो आप बाद में बताऊंगा। आंसर निकालने में प्लस एम और प्लस एच से ही होगा। चलिए इस सवाल का आंसर कर रहे थे आप, टॉलिविन वाला हो गया, ये वाला, हाँ ये। चलिए बताइए इसका आंसर, बोलो मुझे बताओ। AlCl3 क्या करेगा, यहां कैटाइन बनाएगा, और अब यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी तो इसका कैटाइन बनेगा, ये रीअरेंजमेंट होता है। और क्या ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे रहा है, बेटा इसका नाम क्यूमीन है, कॉमन नेम याद कर लेना, आगे काम आएगा, ठीक है। एकदम सही है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, हाय एकदम सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए आ जाएगा आंसर। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड, बेटा एग्जाम्पलर का सवाल है, सीधे आ सकता है एग्जाम में, सीधे एग्जाम में आ सकता है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड रिक्वायर द यूज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोफाइल NO2, बिल्कुल सही है। नाइट्रेशन में H2SO4 चाहिए, और ये भी सही है, बोथ रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। NO2 प्लस बनता है ना इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ठीक है। अगला एक सवाल 2015 में नाइट्रेशन से रिलेटेड है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज फॉर कैरिंग आउट नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसको बोलेंगे, है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ये, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HNO3 एक्ट एज बेस एंड प्रोड्यूस NO2 प्लस, बिल्कुल सही है, रीजन भी करेक्ट है ना। मतलब वही एग्जाम्पलर का ही सवाल उन्होंने मोल्ड करके बना दिया, ठीक है। अभी जो पीछे एग्जाम्पल का किया वही सवाल है, बस उन्होंने लिखा थोड़ा अलग तरीके से। चलिए अगला सवाल देखिए, एम्स 2014 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट गिव 2-फिनाइल ब्यूटेन, देखिए जरा 2-फिनाइल ब्यूटेन, ये हो गया फिनाइल, और ये हो जाएगा आपका 2-फिनाइल ब्यूटेन एज द मेजर प्रोडक्ट इन द फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, कौन से नहीं बनेगा ये पूछा है, ठीक है। अब मैं आपको पोल दे सकता हूं, ठीक है, थोड़ा फॉर्म में तो आ ही गए हो, 1 मिनट में कर दीजिए, सिंगल आंसर करेक्ट है सवाल। चलिए 1 मिनट में सोचिए जरा, इसको ट्राई करिए आप लोग। ब्यूटीन HF के साथ, HF क्या करेगा, H प्लस दे देगा, ब्यूटीन से कार्बोकेटाइन बना लो। 2 ब्यूटेनॉल H2SO4 के साथ H प्लस दे देगा, H2SO4 कार्बोकेटाइन बना लो, ठीक है। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड के साथ AlCl3 देन ZnHCl करा लो, क्लेमेंसन रिडक्शन, और ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 के साथ, बताओ जरा क्या बनेगा, बोलो। क्वेश्चन नहीं लिखने, सॉल्व करना है, बोलिए भाई। देखिए ब्यूटीन के साथ HF क्या करता है, H प्लस देगा ना, तो ये अल्कीन H प्लस के साथ क्या बना देगी, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, स्टेबल, तो इससे बन जाएगा, ये एकदम सही है, ठीक है, ए से बन जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल चिपकेगा वही दिखेगा। 2 ब्यूटेनॉल ऐसा हो गया, और H2SO4 के साथ प्रोटोनेशन हो जाएगा ऐसा, पानी निकल जाएगा, कैटाइन बन जाएगा ऐसा, ये भी वही बना लेगा। बेंजोइल क्लोराइड, सॉरी ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल, ठीक है, ब्यूटेनॉइल दिखेगा 1 2 3 4, ये ब्यूटेनॉइल क्लोराइड है, यहां क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो अब क्या होगा, बेंजीन पर ये चिपकेगा, तो ये बनाएगा C डबल बॉन्डो, और 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, और अब ZnHCl क्या करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये जिंक अमलगम HCl वाला, तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करेगा, C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये 1 ब्यूटाइल बनाएगा, 1 2 3 4, तो C आंसर आ जाएगा। ब्यूटाइल क्लोराइड क्या करेगा, देखिए 4 Cl हो गए, मतलब 4 कार्बन Cl हो गया, ये माइनस ये प्लस, और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये बना लेगा ऐसा कैटाइन, तो ये भी आपका ये बना देगा, C आ जाएगा आंसर, बताओ जरा, C आंसर आ जाएगा। हैं, ए क्यों लगा रहे थे,
अरे HF H+ दे देता है ना, भले वीक एसिड H+ तो मिलेगा ना। अरे 1 ब्यूटीन तो रिएक्ट करेगा ना H+ के साथ, है ना। ये जो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड है ये असाइलेशन करेगा और असाइलेशन का रिडक्शन होगा क्लेमेंसन वाला जिंक अमलगम HCl, ठीक है। C डबल बॉन्डो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लीनियर चेन मिलेगी, ब्रांच नहीं बन पाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 2007 एम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी पार्टिसिपेट इन द सल्फोनेशन, बताओ। मतलब सल्फोनेशन में कौन सी पार्टिसिपेट करती है, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल SO3, है ना, सिंपल है। तो इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है सल्फोनेशन में। अगला बता दीजिए जरा, इस रिएक्शन का नाम क्या है? CH3Cl AlCl3, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। बाकी इनके नाम ये आगे मिलेंगे आपको, ग्रिग्नार्ड वुड्स-फिटिक वगैरह, हेलो अल्केन हेलोरीन्स में मिलेंगे। चलिए अब ध्यान से देखना जरा, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको कुछ सिखा के जाएंगे, ठीक है। जैसे ये सवाल देखिए, आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि अलग से बेंजीन और अलग से अल्काइल क्लोराइड नहीं देंगे, एक ही कंपाउंड में देखिए, एक ही कंपाउंड में आपको बेंजीन वाला पार्ट भी दिया हुआ है एक ही कंपाउंड में, और इसी में ही आपको हैलाइड दिया हुआ है, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर लेगा। ये बड़े अच्छे सवाल होंगे फिडल क्राफ्ट के, मैं आपको कुछ सवाल करके बताता हूं, देखिए। अब मुझे बताइए एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? Cl निकालेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ठीक है। और कभी भी ध्यान रखिएगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में रिंग बनती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है तो रिंग फॉर्मेशन होगी, और रिंग फॉर्मेशन है तो रिंग की स्टेबिलिटी से चलेंगे, है ना। 6 की रिंग, 5 की रिंग, ऐसे करके सोचेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं Cl निकाल के यहां प्लस बनाता हूं तो अब ये प्लस कहां अटैक करेगा? बेंजीन पर अटैक करेगा। क्या ये यहां अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां मिथाइल लगा हुआ है। आप सोचो जरा, इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन पर अटैक करता है तो एक नॉन एरोमेटिक स्पीसी बनती है और फिर वो H+ निकालकर एरोमेटिसिटी रीगेन करता है ना। H+ निकाल करके एरोमेटिसिटी रीगेन करता है, तो यहां तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि यहां क्या है, देखिए जरा, यहां क्या है, यहां तो मिथाइल है, तो अब ये कहां अटैक करेगा? रिंग कहां बनती है? ऑर्थो पोजीशन पर बनती है ना, तो ये प्लस अपनी ऑर्थो पोजीशन पर, मतलब इसकी ऑर्थो पोजीशन ये हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन जाएगी। तो आपको 6 की रिंग बनानी है, बिल्कुल बनानी है, तो आपको ऐसा दिखेगा, मिथाइल यहां है और इधर 6 की रिंग बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। और इस वाले कार्बन पर बॉन्ड बना है इसका, इस पर एक मिथाइल भी लगा हुआ है, तो एक मिथाइल भी लगाएंगे। देखिए ये आंसर आएगा इसका। सुनिए ध्यान से, ये रिंग मैंने, देखो रिंग कभी बनना है, आप सोचो रिंग कैसे बनेगी? इंट्रामोलिकुलर रिंग बनती है, इतना कंफर्म है, इंट्रामोलिकुलर में और कोई चॉइस है नहीं तुम्हारे पास, एक ही रिंग में तुम्हें बेंजीन मिल गई, उसी में कैटाइन मिल गया। तो अगर मान लो ऐसी कुछ चेन है तो रिंग या तो यहां बनेगी या यहां बनेगी, इन दोनों में से किसी पोजीशन पर रिंग बनेगी, है ना, ठीक है। मैंने यहां क्यों नहीं बनाई रिंग इस जगह पे? क्योंकि यहां H नहीं है, एरोमेटिसिटी कैसे रीगेन करवाते? तो मिथाइल है वहां पे, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर इसके पैरा पर क्यों नहीं गई? बेटा इतना दूर रिंग थोड़ी, अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, रिंग हमेशा ऑर्थो पे बनती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मिथाइल के पैरा पर क्यों नहीं भेजा आपने? देखिए जरा, आप मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो ये प्लस होता, सपोज मैं अगर यहां भेजता तो भाई ये कितना अनस्टेबल कंपाउंड था, ब्रिज कंपाउंड बना देते तुम तो। देखिए आप ये ब्रिज कंपाउंड बना रहे हो, रिंग थोड़ी बन रही है फिर, मतलब रिंग बन रही है लेकिन अनस्टेबल बन रहा है ना फिर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, रिंग कहां बनती है? रिंग फॉर्मेशन एट ऑर्थो पोजीशन ओनली, मेटा पैरा पे रिंग नहीं बनती, एट ऑर्थो पोजीशन ओनली। कभी भी अगर रिंग ऑर्थो पे बन रही है तो बनाते हैं, ऑर्थो पे बनती है ना, एट ऑर्थो पोजीशन ओनली। मेटा पैरा पर तो वो ब्रिज कंपाउंड बन जाएंगे, तो वहां थोड़ी रिंग बनेगी, बहुत दूर है भाई वो। चलिए अगला बताइए ध्यान से, अब यहां दो दो Cl है, तो आप क्या करो, एक प्लस यहां बना लो, एक प्लस यहां बना लो, और ध्यान से देखो, इस प्लस को अगर मैं यहां अटैक कराता और इस प्लस का यहां अटैक कराता, 6 की रिंग बन जाती। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख लूंगा, देखो देखो ना, 1 2 3 4 कार्बन है, इसका अटैक यहां करा दो और रिंग बनानी है तो ऑर्थो पे, भाई इसके रेस्पेक्ट में एडजेसेंट पर, तो ये 6 की रिंग बना देगा। और रिंग की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बोलोगे सर आपने यहां रीअरेंज क्यों नहीं कराया? बेटा रिंग छोटी हो जाती, हाईली अनस्टेबल बन जाता फिर,
ध्यान सुन लो, 6 की रिंग हमने क्यों बनाई है? क्योंकि 6 की रिंग स्टेबल होती है। रिंग फॉर्मेशन क्राइटेरिया है इंट्रामोलिकुलर में, इंट्रामोलिकुलर में रिंग फॉर्मेशन, रिंग की स्टेबिलिटी, ठीक है, रिंग की स्टेबिलिटी, रिंग की स्टेबिलिटी, समझे? एक बच्चा कह रहा है सर ऑर्थो पे क्यों नहीं? अरे ऑर्थो ही है ये। पहली बात तो तुम ये समझो कि ऑर्थो किसको कहते हो। अगर तुम रट लेते हो, दिमाग में ये रख रहे हो कि सर ये ऑर्थो होगी, ये ऑर्थो होगी, ये पैरा, ये मेटा और ये मेटा, अगर तुम दिमाग में ये रख रहे हो तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है भाई। पोजीशन ग्रुप के रेस्पेक्ट में होती है। अगर मैं तुम्हारे लिए, सुनना ध्यान से, अगर मैं तुम्हारे लिए यहां ग्रुप लगा दूं, मान लो मिथाइल, तो अब ये ऑर्थो हो जाएगी। अब इसको मेटा थोड़ी बोलोगे तुम, ये मेटा हो जाएगी और ये पैरा हो जाएगी। पहले आप ये समझो, ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा होती है। ऐसा नहीं कि रट लिया ऊपर वाला हमेशा ऑर्थो होगा, बीच वाले जो हैं वो मेटा होंगे, नीचे वाले पैरा होंगे, है ना। देखिए, अगर मैं आपके सामने मान लीजिए मिथाइल यहां लगा दूं, तो अब क्या होगा? इसके एडजेसेंट वाली ऑर्थो होंगी। अब ये ऑर्थो हो जाएगी, इसको पैरा मत बोल देना। अब ये मेटा हो जाएंगी, समझे, और ये पैरा हो जाएगी। ग्रुप के रेस्पेक्ट में होती है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। ये Cl निकलेगा, ये माइनस ये प्लस, 1 2 3 4 5, और ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी, इस ग्रुप के, ये ग्रुप लगा हुआ है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो रिंग बन जाती है ऑर्थो पोजीशन पर, तो 6 की रिंग बन जाएगी। देखिए जरा, चलिए अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, इसमें इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं जिंक HgHCl के साथ। बताइए क्या बनेगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए बेटा। रिंग फॉर्मेशन सोचना है आपको इंट्रामोलिकुलर में, मैंने ऊपर लिख दिया कंडीशन। 6 मेंबर बनाओ सबसे बढ़िया, 6 ना बने तो 5 बनाओ, बस इतना ही होता है। वैसे 6 5 ही होते हैं। बोलो भाई, मैं आपसे इसके आगे का सवाल पूछ रहा हूं, जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl, बताइए क्या होने वाला है? अरे भाई, C डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस हो जाता है HH से, C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाता है मालिक, H और H से G, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाएगा। बताओ, बोलो क्या ये बनाया आपने? एकदम सही जवाब है, बस बस बस। अरे अरे, समझ गए आप। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आप मुझे यह सवाल करके बता दीजिए, बोलिए, क्या आप मुझे यह सवाल कर सकते हैं? रिंग फॉर्मेशन, पहले ध्यान रखिएगा, रिंग फॉर्मेशन 6 मेंबर, 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं हो पाएगा अगर 6 मेंबर की रिंग बन रही है तो, है ना। फिडल क्राफ्ट में कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, ये बात सही है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट में रिंग पहले प्रायोरिटी होती है कार्बोकेटायन से ऊपर, ठीक है। रिंग फॉर्मेशन पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है, इसलिए मैंने रिंग पहले लिख दी है। चलिए बताइए जरा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये वाला यहां अटैक करा दो, ये वाला यहां करा दो, बन गई रिंग, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या पलट के? देखिए, इसका अटैक यहां और इसका अटैक यहां करवा दीजिए, देखिए मस्त 6 की रिंग बन गई है। क्लियर है एकदम बात? ठीक, ये कहानी है। ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस, आप बोलोगे सर इसका रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करा रहे हो? सोचना जरा ध्यान से, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मस्त सवाल है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, सुनिएगा ध्यान से, मस्त सवाल है एकदम, ध्यान सुनना। 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 और 5, देखिए 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे जोड़ता तो मुझे बताओ 5 कार्बन इसमें है और 2 कार्बन और आ जाएंगे, तो ये तो 7 की रिंग बन जाएगी मालिक। 7 की थोड़ी बनानी है, 7 की थोड़ी बनानी है, तो सर क्या करें? रिंग तो 6 की बनानी है, तो एक काम करो ना, एक का रीअरेंजमेंट करा दो, दूसरे का मत कराओ, हैं?
सर क्या कह रहे हो जी? एकदम सही कह रहा हूं, 7 की रिंग बन जाएगी भाई। 1 का करा दो ताकि रिंग 6 की हो जाए। देखो ना आप, मैं यहां से 1 का रीअरेंजमेंट करा देता हूं, तो मुझे अब कार्बोकेटाइन कैसा दिखेगा? एक ऐसा। देखिए सर दूसरे का क्यों नहीं कराया? अरे रिंग छोटी हो जाती है। रिंग की स्टेबिलिटी पहली प्रायोरिटी। मस्त सवाल, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, तो सर कैसा करना? देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख लूं, 1 2 3 4 और 5। देखिए यहां प्लस और यहां प्लस। देखिए इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 1 2 3 4 5। 1 का करा लिया, 1 का नहीं कराया। क्यों? आपकी आंखों के सामने सवाल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए, अरे ये बहुत मस्त सवाल है फ्रीडल क्राफ्ट का। देखिए सर 1 का क्यों कराया? क्योंकि रिंग 6 की बन रही है। सर दूसरे का क्यों नहीं कराया? 5 की थोड़ी बनानी, 6 की बनानी है। बात समझ में आई? दिमाग में जा रही बात कि नहीं? सर रीअरेंजमेंट एक जगह करा रहे हो, एक जगह नहीं करा रहे हो। अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं बिठा पा रहे हो दिमाग में तो सब ऊपर से जाएगा। इंट्रामोलिकुलार में, इंट्रामोलिकुलार फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिंग को प्रायोरिटी देते हैं, रिंग को प्रायोरिटी देते हैं ओवर कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग। रिंग को प्रायोरिटी देना है। किससे? रीअरेंजमेंट से ऊपर रिंग आती है, रीअरेंजमेंट से ऊपर। ठीक है, क्लियर है एकदम? अरे बहुत मस्त सवाल। आइए जरा, अरे अभी रुकिए, अरे अभी कहां जा रहे हैं सर? अरे अंकल कहां जा रहे हैं? चलिए जरा ये सवाल बताइए। सवाल करोगे ना तो सीख जाओगे, सवाल जितने ज्यादा करोगे सीख जाओगे। ठीक है, आइए जरा, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेंगे बोलिए? बोल दीजिए सर। ये Cl निकलेगा, ये माइनस ये प्लस। अब मुझे बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? बताइए। ये कोई इंट्रामोलिकुलर तो है नहीं, तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। इंट्रामोलिकुलर थोड़ी है, अलग अलग है ना दोनों, दोनों अलग अलग हैं चचा। देखो ना ऐसा दिखेगा, देखो ये मिथाइल शिफ्ट हो गई तो ये प्लस ऐसा। देखिए 2 मिथाइल और 1 इथाइल। देखिए इस कार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इस कार्बन से, और 2 मिथाइल लगे, 2 मिथाइल और 1 इथाइल है। देखिए ठीक, इधर लिख लीजिए नो रिएक्शन। आए 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 आए, ये क्या कर दिया सर? अरे यार इसका लोन पेयर रेजोनेंस में ना ये थोड़ी निकलेगा, है ना। इस प्रकार का एक सवाल और देता हूं, देखो इसका बताइएगा। बताइए जरा, क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्यों सर? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में। देखिए देखो नो रिएक्शन, कैटाइन नहीं बनेगा। लेकिन 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 अगर मैंने यहां NH लगा दिया, अब रिएक्शन हो जाएगी, अब रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? आप बोलोगे सर इसका लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में है, लेकिन ये टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? आइए जरा, ये रिएक्शन होती है क्यों? भले ही लोन पेयर रेजोनेंस में है, एक्चुअल में पता है क्या, यहां पर बीबी है। ये Cl में भले ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, AlCl3 दम लगा देता है। और किसके बिहाफ पे दम लगाता है? बैक बॉन्डिंग। ये बीबी है, देखिए जरा, AlCl3 दम लगा देता है, बैक बॉन्डिंग आ रही है। और बैक बॉन्डिंग आ रही है, इसका मतलब अब रिएक्शन हो जाने वाली है, भले ही यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा हो। देखो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के बावजूद भी Cl नहीं निकलता। क्यों? अगर तुम निकाल दोगे तो कोई बीबी नहीं है, और डबल बॉन्डेड प्लस हाईली अनस्टेबल है। देखिएगा, यहां देखिएगा, अगर तुम Cl निकालने की कोशिश करते भी हो कि चलो Al दम लगाओ, तो ये प्लस हाईली अनस्टेबल है। बेंजाइल कैटायन और अल्कीन वाला कैटायन
डबल बॉन्डेड कैटायन हाईली अनस्टेबल है। तो सर ये वाला क्यों स्टेबल है फिर, ये वाला हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि बीबी है। बात समझ में आई ये वाली, ये और ये नहीं होती है लेकिन ये हो जाती है क्योंकि बीबी है ना, समझे। इसमें आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत सवाल होते हैं ना एक्चुअली, क्या वेरिएशन बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करना, कल इसको रिवाइज करके आना। कल अपन ईएसआर की और धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कल अपन ईएसआर की और धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, मुझे आपको रेट ऑफ रिएक्शन वाले सवाल भी बताने थे, है ना। तो नेक्स्ट टर्न यानी कि कल एक दिन और लगेगा इसमें ईएसआर में, क्योंकि देखो यही क्लियर हो जाएगी ना, तो आने वाले चैप्टर हेलोएरिन्स में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिनॉल में दिक्कत नहीं आएगी आपको, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी आपको, एरोमेटिक में कार्बोक्सिलिक एसिड में दिक्कत नहीं आएगी, अमीन्स में नहीं आएगी, है ना। तो इसके ना और प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस हम करेंगे कल। काफी सारे सवाल लेके आऊंगा मैं कल आपके लिए, कल अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एडिशन रिएक्शन एक दो हैं वो कवर करेंगे। क्लियर है बात। तो कल पूरा लेक्चर हम ईएसआर को देना चाहते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, थोड़े सवाल ज्यादा कर लोगे ना इसमें, क्योंकि इसमें सवाल बहुत होते हैं, है ना। आप ईएसआर में सवाल करने को बैठ जाओ तो खूब सवाल होते हैं, तो एक लेक्चर देकर के जितने मैक्सिमम सवाल हम कवर कर लें अच्छा है हमारे लिए, है ना। तो कल अपन इसकी ईएसआर की प्रैक्टिस करेंगे, एक लेक्चर अपन और देंगे यहां पर, ईएसआर को दे देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। आप भी सवाल बना लेंगे, अभी तो मैंने बनाए, आपको सिखाने के लिए बनाए थे, कल आपसे करवाऊंगा सवाल, है ना, कल आप करना, लेकिन एक बार रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है। कल अपन सवाल करेंगे और कल ही अपन होमवर्क डिस्कस कर लेंगे अपने जो पुराने जितने बच्चे हैं। तो कल का लेक्चर डेडिकेटेडली अपना प्रैक्टिस लेक्चर ही हो जाएगा। बस थ्योरी के नाम पे कल अपन एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, बस दो रिएक्शन है, एक गमेक्सिन वाली और एक हाइड्रोजनेशन छोटी छोटी 5 मिनट की, ठीक है। क्लियर है, चलें फिर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, जाते जाते आपको दुई ठो लाइन सुना दूं क्या, आप भी क्या याद रखिएगा। तो भैया कुछ ऐसी कहानी है, चलिए फिर सुन लीजिए। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है। चलिए तो अब हम कल मिलेंगे, आप इसको ईएसआर को रिवाइज करके आना ताकि हम और खूब सारे सवाल कर पाए, है ना, अच्छा लगेगा आपको। तब तक के लिए ओके बाय, कल होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे अपन, है ना। बाय बाय।